ये P2P lending होती क्या है? सो P2P lending ऐसी एक्टिविटी है जिसके पास पैसा है वो जिसको पैसा चाहिए उसको लोन के टर्म्स में दे सकता है एंड इट इज लेजिटिमेट सोर्स ऑफ गिविंग मनी टू समबडी। क्या 24% एक फीजिबल इंटरेस्ट रेट है किसी व्यक्ति के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन के लिए? और वो क्यों नहीं बैंकों के पास चला जाएगा जब उसको 16% 17% पे लोन मिल जाता है? सो देयर आर 3 लेयर्स हियर। पहला लेयर है जो टॉप लेयर बोल सकते हैं आप, जो बैंक्स जो बड़े अमाउंट के लोन देते हैं। फिर सेकंड लेयर आता है जो कि NBFCs के माध्यम से बना हुआ है जिसको मैं मिड कैटेगरी बोलूंगा। अब जो ये थर्ड कैटेगरी है जो लोएस्ट लेवल है इंडिया के अंदर, अनफॉर्चुनेटली 90% लोग तो यही कैटेगराइजेशन में चले जाते हैं। एज एन इंडिविजुअल आई डोंट हैव अ लाइसेंस टू लेंड। अगर इधर कुछ डिफॉल्ट हो रहा है, इज दिस द राइट थिंग? क्या स्टेप्स मिलने चाहिए? अगर आप P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हो, क्योंकि ये RBI के रेगुलेशंस है, सो पैन इंडिया लेवल पे यू आर प्रोटेक्टेड एज अ लेंडर ऑन P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड वहाँ पे स्टेट मनी लेंडर वाला जो सब्जेक्ट है वो अप्लाई ही नहीं है। तो अब एज एन इन्वेस्टर मैंने पैसा दे दिया, अब अचानक से उसने डिफॉल्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ लेन देन एज अ प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या करेगा और मुझे क्या एक्शन लेने पड़ेगा? हम एज अ प्लेटफॉर्म एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको जो फॉलो अप करना है, उसके वहाँ पे रिकवरी एक्शन लेनी है, उसके घर पे एजेंट्स भेजना है, कलेक्शन मैकेनिज्म फॉलो करनी, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। अच्छा, एक सवाल हमेशा हर जगह आता है, मैंने एक एक्स ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया, अगर वो ब्रोकर बंद हो गया तो मैंने एक एक्स AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो AMC बंद हो गई तो इस केस में क्या होगा? संजय जी, होता क्या है, पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके होते हैं, FD से लेके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, पर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीका लेके आया हूं जिससे आप पैसिव इनकम बना सकते हो। इसमें रिटर्न ज्यादा है, ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत ज्यादा है, पर इस प्रोडक्ट को समझ के अगर आप राइट तरीके से अपने टोटल इन्वेस्टमेंट में से कुछ पोर्शन इस पर डालेंगे तो एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है पीयर टू पीयर लेंडिंग, जिसे हम P2P लेंडिंग कहते हैं। P2P लेंडिंग एक प्रोसेस होता है जहां आप एज एन इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लोन दे सकते हो और उससे इंटरेस्ट भी ले सकते हो। हम जनरली अपने दोस्तों को लोन दे देते हैं जो कभी कभी ब्याज तो छोड़ो अपना असल भी वापस नहीं करते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी अननोन व्यक्ति को भी लोन दे सकते हो। अब ऑब्वियसली जब आप अननोन व्यक्ति को लोन दोगे तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है लेन देन क्लब। और आज मैंने लेन देन क्लब के फाउंडर को इन्वाइट किया है इस पॉडकास्ट पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप भी जो है P2P लेंडिंग के थ्रू पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप P2P लेंडिंग करते हैं किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक बोरोवर को असेस कैसे करना चाहिए, अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना % पैसा जो है P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितने बोरोवर्स को इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए, 1 बोरोवर को, 2 बोरोवर को, 10 बोरोवर्स को, 100 बोरोवर्स को, डिफॉल्ट रेट कितना है P2P लेंडिंग में, रेगुलेशंस क्या कहती हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है P2P लेंडिंग का, क्या पहले गलतियां हुई थी P2P लेंडिंग में। ये एक मास्टर क्लास है कि P2P लेंडिंग से आप राइट तरीके से कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमने इस एपिसोड में एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे इस प्रोसेस को फुलफिल भी करना है ये भी दिखाया है, तो ये एक मास्टर क्लास है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपके लिए अनलॉक होने वाला है एक नया तरीका पैसिव इनकम जनरेट करने का। डेफिनेटली रिस्क आपको देखना है, असेसमेंट आपको करना है और डिसीजन भी आपको लेना है, पर मैं आपके सामने ये कंप्लीट डिकोड कर दूंगा कि पीयर टू पीयर लेंडिंग होती क्या है। तो शुरुआत करते हैं, पर आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग गेस्ट्स और ऐसी अमेजिंग नॉलेज आपसे कभी मिस ना हो। आइए मिलते हैं भाविन पटेल, फाउंडर ऑफ लेन देन क्लब। भाविन भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आज और संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आए। मेरा जो ऑडियंस है वो पैसिव इनकम को बहुत पसंद करता है और पैसिव इनकम के मैं वेरियस सोर्सेज के बारे में उनके साथ डिस्कस करता हूं, तो मैंने सोचा आज हम बात करते हैं P2P लेंडिंग के बारे में, क्योंकि ये भी एक अच्छा नया जो है पैसिव इनकम सोर्स बन रहा है और आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप चला रहे हैं P2P लेंडिंग का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सरल भाषा में सब लोग को समझाएं कि ये P2P लेंडिंग होती क्या है। सो P2P लेंडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके पास पैसा है, दूसरे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है या जिनको लोन चाहिए। P2P लेंडिंग एक्टिविटी में जिसके पास पैसा है वो जिसको पैसा चाहिए उसको लोन के टर्म्स में दे सकता है, वो भी लेजिटिमेट वे में, क्योंकि ये RBI रेगुलेटेड सेगमेंट है। सो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को NBFC P2P के तहत रजिस्टर किया जाता है एंड इट इज़ लेजिटिमेट
सोर्स ऑफ गिविंग मनी टू समबडी. तो आज जैसे मैं अपने किसी दोस्त को पैसा दे देता हूँ राइट. और मैं उससे ब्याज नहीं ले पाता, राइट. कभी कभी तो कैपिटल भी नहीं ले पाता, राइट. तो इसी तरीके से दो लोग बिना बैंक के इंटरवेंशन के या कोई भी इंटरवेंशन के एक दूसरे को लोन दे सकते हैं. बिल्कुल. पर जैसे आप एक प्लेटफॉर्म, आपने प्लेटफॉर्म की बात की, आरबीआई रेगुलेटेड, तो ये आपके प्लेटफॉर्म्स इसमें ऑपरेट कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? राइट. सो एज पर द रेगुलेटर इट इज अ एक्सचेंज मॉडल. ठीक है. सो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रन करता है जहाँ पे मान लीजिए आप लेंडर हैं, आप आए, मैं बोरोवर हूँ, मेरा लोन अगर अप्रूव हुआ है तो आपको वो लोन दिखेगा. एज अ लेंडर आपको लगता है कि भाई भाविन का प्रोफाइल अच्छा है, क्रेडिट पैरामीटर सही लग रहे हैं, इनको मुझे लोन देना चाहिए, तो आप मुझे चूज़ करोगे और लोन दे दोगे. ओके. उसी तरीके से आप हंड्रेड्स ऑफ बोरोवर्स को चूज़ कर सकते हो. एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे हज़ारों बोरोवर्स अवेलेबल होते हैं. सो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती है. आपको 25,000 लगाना है, 50,000 लगाना है, 1 लाख लगाना है, किसी को 250, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000. तो वो सारी चॉइसेस आप इसके ऊपर हैंडल कर सकते हो. तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जिस तरीके से आपको लेट्स से स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आप NSE या BSE पे जाके स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे और ट्रेड करोगे. उसी तरीके से P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक लोन का एक्सचेंज है. वहाँ पे आप गए और वहाँ पे आप लोन में निवेश या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. जनरली जब हम इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में से के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना इंटरेस्ट रेट जनरली रेंज रही है आपके जो बोरोवर्स हैं? सो बोरोवर्स के इंटरेस्ट रेट रेंज लगभग 24-25 की एवरेज आउट होती है 24 to 25% पर एनम. पर एनम. ओके. ये शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं. लगभग एवरेज टेन्योर इसकी आप देखेंगे तो 6 से 7 महीने की होती है. मैक्सिमम जाएगी 12 महीने तक, मिनिमम होगी 3 मंथ्स की. ओह, तो 12 महीने से ऊपर के लोन्स नहीं होते हैं ये? 12 महीने से ऊपर के लोन आज हमारे P2P प्लेटफॉर्म पे हम नहीं ओरिजिनेट करते. तो भाविन भाई, आपने कहा कि 24% जो है बोरोवर देता है, पर नेसेसरीली लेंडर को उतना नहीं मिलता. तो एक 10,000 रुपए के उदाहरण के साथ बताइए कि किस तरीके से एक पैसा फ्लो करता है. ओके. सो मान लीजिए 10,000 रुपया कोई लेंडर ने बोरोवर्स को दिया, लेट्स से 50 बोरोवर्स को या तो 100 बोरोवर्स में डिवाइड कर दिया. अच्छा. अब ये 24% का इंटरेस्ट रेट है, तो ट्रांसलेट हो जाएगा कि 24% मतलब 2,400 रुपया इसके ऊपर आना चाहिए. अब जब 2,400 रुपया आना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि आएगा ही. अब लेट से हमारे प्लेटफॉर्म का हम डिफ़ॉल्ट रेट देखते हैं, तो पिछले 11 सालों में हमने 18,000 करोड़ से ज़्यादा रुपीस प्लेटफॉर्म के थ्रू लैंड किए हैं. उसके अगेंस्ट में 4% का एवरेज डिफ़ॉल्ट रेट हमने नोट किया. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 4% ले लेते हैं. ठीक है. करंट रेट आप देखोगे तो लगभग 3.6 होगा, बट राउंड नंबर 4% हो गया. अब 4% मतलब 400 रुपया उसमें से चला गया. अब 400 रुपया उसमें से कॉस्ट निकल गई जो NPA कॉस्ट है. अब वो आ गया 2,000 रुपये पे. 2,000 में से मान लीजिए प्लेटफॉर्म की एवरेज कॉस्ट जब लेंडर को चार्ज करता है वो 3% है. अच्छा. तो लेंडर के लिए अल्टीमेटली 10,000 रुपये पे 1,700 रुपया बनेगा. ओके. जो कि 17% रिटर्न होगा. ठीक है. अब ये एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है जी. अब इसमें आप थोड़ा सा टाइम डाल देंगे, बोरोवर के रीपेमेंट बिहेवियर को डाल देंगे, तो ये 17 नहीं बनेगा, लगभग 15 के आसपास बन जाएगा. तो दिस इज ये 2% क्यों कम हुआ? क्योंकि बोरोवर को जो लोन गया है, कभी लोन 1-2 दिन के बाद डिसबर्स हुआ तो इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है. अच्छा. कभी बोरोवर ने रीपेमेंट 15 दिन के बाद किया बट उसके ऊपर चार्जेस पे नहीं किए, तो इंटरेस्ट का थोड़ा सा लॉस हो सकता है. राइट. सो इट्स नॉट अ एक्चुअल मॉनेटरी लॉस, बट उसके ऊपर आपको जो एडिशनल इंटरेस्ट आना चाहिए था वो नहीं आया उसकी वजह से. ठीक है. तो कुल मिला के आप जब देखोगे तो लगभग 15% के आसपास हो जाता है. तो दिस इज हाउ द इक्वेशन वर्क्स. अब इसके अंदर आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी आ गई जो कि NPA का रिस्क है. तो रिस्क भी मिटिगेट हो गया, प्लेटफॉर्म की फीस भी आ गई, और उसके बाद अल्टीमेटली आप लगभग 15% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. तो 15% इज समथिंग अ पर्सन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. बट भाई भाई, इसको थोड़ा एक एक नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं. तो सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं 24% को. क्या 24% एक फीजिबल इंटरेस्ट रेट है किसी व्यक्ति के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन के लिए? बिल्कुल है. और वो क्यों नहीं बैंकों के पास चला जाएगा जब उसको 16%, 17% पे लोन मिल जाता है? तो देखिए, हमें थोड़ा सा इंडिया के लैंडिंग इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा. सो देयर आर 3 लेयर्स हियर. पहला लेयर है जो टॉप लेयर बोल सकते हैं आप, जो बैंक्स है जी, जो बड़े अमाउंट के लोन देते हैं. टिकट साइज बहुत हाई होती है एंड दे कैटर टू अ सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर्स ओनली. ठीक है. फिर सेकंड लेयर आता है जो कि NBFCs के माध्यम से बना हुआ है, जिसको मैं मिड कैटेगरी बोलूँगा. ठीक है. उसके नीचे का जो लेयर है
वहाँ पे आज की डेट में या तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो 10,000 20,000 50,000 की लोन्स देती है, जी। कुछ डिजिटल लेंडर्स है, और बाकी का कैनवास जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है, ओके। जो काफ़ी अनरेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू होता है कि कोई दुकान वाले ने लोन दे दिया, कोई सुनार ने लोन दे दिया, कोई प्राइवेट लेंडर ने, मनी लेंडर ने लोन दे दिया, जो सारे ही अनरेगुलेटेड एंटिटीज है, जो कस्टमर्स को एग्जॉर्बिटेंट रेट पे दे भी सकते हैं और कस्टमर के साथ बहुत सारे डिफरेंट तरीके आजमा के उसकी वसूली भी की जा सकती है। अब जो ये थर्ड कैटेगरी है, जो लोएस्ट लेवल है, इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली 90% लोग तो यही कैटेगराइजेशन में चले जाते हैं। ओह, सो बैंक का जो कस्टमर सेगमेंट नंबर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो लगभग 3-3.5% होगा, मिड कैटेगरी में 6-7% लोग आ जाएंगे, और बाकी के सारे लोग, अब उसमें कमाने वाले भी होंगे, नहीं कमाने वाले भी होंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं कि भारत में जो बैंक्स हैं वो आज भी सिर्फ 3 से 4% लोगों को ही लोन देते हैं। करेक्ट। तो आप मतलब अगर कोई डेटाबेस से आपको वेरीफाई भी करना है तो आप कर सकते हैं। जी। 140 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है। हाँ, आप 3% के नंबर्स निकाल 5 लीजिए, करोड़ के आसपास। बैंक के लोन के कस्टमर्स का नंबर निकाल लीजिए, उससे कम ही होगा। और जो अगला आपने बोला 5 से 6% है, वो एनबीएफसीज है, वो एनबीएफसी से, तो ये हो गया 7-8 करोड़ लोग। करेक्ट, जिसमें हो गया 7-8 करोड़ कस्टमर जिसको वो कैटर करते हैं। ओके। उसके बाद जो 10-12 करोड़ के बियॉन्ड की जो भी जनता है, वो सारी जनता किसके पास जाती है लोन लेने के लिए? हाँ, या तो अनरेगुलेटेड पे जाती है या पॉन शॉप्स पे चली जाती है जहां लोन गोल्ड वो रख भी के अनरेगुलेटेड है, और जो रेगुलेटेड एंटिटी उनको सर्व करती है वो माइक्रो वो फाइनेंस। सिर्फ माइक्रो फाइनेंस है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी देयर आर लिमिटेशंस। उनके डेफिनेशन है कौन सा कस्टमर माइक्रो फाइनेंस में क्वालिफाई हो सकता है। Okay. सो लेट्स से अगर कोई अर्बन कस्टमर की फैमिली इनकम 1 लाख से ऊपर है साल की। साल की, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं हो सकता। अब आप सिंपल हिसाब लगाइए, मुंबई जैसी जगह में, इवन टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 1 सिटीज़ लाइक पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, 1 लाख से ऊपर इनकम तो फैमिली की होगी, चाहे वो Now- रिक्शा चलाता हो या घर पे कोई मेड सर्विस कर रहे हो। टेक्निकली regulated lending companies cannot give money to these people. If they require money, the top 2 layers are unable to serve them. Now where would they go? And hence there is a requirement of new type of institution. और इसी तरीके से नए इंस्टीट्यूशंस बनते भी हैं। Create बनते होते अभी आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो इंडिया में सिर्फ बैंक्स होते थे। जी। उसके बाद बैंक्स के साथ वो भी पीएसयू बैंक्स, उसके बाद उसमें प्राइवेट बैंक्स ऐड हुए, उसके बाद एक एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर फोकस आया, उसके बाद एनबीएफसी एमएफआईज बने, अभी बहुत सारे एनबीएफसी के और कैटेगराइजेशन। उसी तरीके से एक रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फील हुई, एंड इसीलिए उन्होंने 2017 में एनबीएफसी P2P के रेगुलेशन बनाए कि ये जो मेरा मिसिंग मिडल लोएस्ट स्ट्राटा है, उसको सर्व करने के लिए एक नए टाइप के कैपिटल की ज़रूरत है। जो कैपिटल मेरा 1 और 2 कैटेगरी का है वो शायद वहाँ पे उतना इफेक्टिवली नहीं जा पाएगा, और उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे भी इनफ रिक्वायरमेंट है। तो क्या कोई नए टाइप की इंस्टीट्यूशन उसको कर सकती है? अब सिंपल क्वेश्चन मार्क मैं बैंक के सामने रखो कि बैंक को अब एवरेज टिकट साइज लोन 20,000 की देनी है जी। क्या वो कैटर कर सकता है? क्या उनका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर सकता है? क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। सो नाउ दिस प्रॉब्लम हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लेंस एंड टू बी एड्रेस्ड, एंड हेंस दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन कम्स इनटू प्ले। भाविन भाई, अभी कुछ इनकम लेवल्स की आपने बात करी, तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एमएफआईज तो आपने कह दिया कि 1 लाख से नीचे वाले को सर्व कर रहे हैं, तो ये जो 1 लाख से कौन से वाला लेवल अभी भी खाली पड़ा है जहां पे कोई लेंडर नहीं है, जहां P2P सर्व कर रहा है? सो 1 से लेके जो 12 लाख तक की कैटेगराइजेशन है, उसमें भी 2 पार्ट्स है। ठीक है। सो 1 से 6 का एक पार्ट है, और 6 से 12 का दूसरा पार्ट है। 6 से 12 के लोग अब अभी भी क्लासीफाई मिसिंग मिडिल क्लास में ही होते हैं जी। दे आर पार्ट ऑफ मिडिल क्लास, बट दे आर नाउ अप्रोचिंग अपर साइड ऑफ द मिडिल क्लास। और जो उसके नीचे के हैं, वो जो इंडिया का आज रियल मिडिल क्लास है, जिसको 15 साल पहले मिडिल क्लास बोलते थे, वो अपर क्लास में चले गए, या तो ये 6 से 12 की कैटेगरी में चले गए। और जो लोग नए ये मिडिल क्लास में ऐड हुए हैं, दे आर स्टिल कंस्ट्रेंट विद इन 1 to 6 लाख कैटेगरी। जो कमाते हैं बट उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट आई तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है। सो मान लीजिए कि कोई बच्चों की फीस पे करनी है, उसके लिए भी उसको 10-20 हज़ार के लोन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जी। एंड नाउ बिकॉज एवरीबडीज लाइफ इज एस्पायरिंग टुवर्ड्स बेटर एंड बेटर थिंग्स जी। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे फ्रेंड आप हो, तो मैं पहले क्या करता था कि आपकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत सेविंग होगा तो मैं आपसे ले लूँगा, आप मुझे दे दोगे।
बट अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सबकी लाइफ की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, तो आपकी थोड़ी सेविंग होगी तो आप अपने लिए तो रखोगे, और थोड़ी सेविंग आप अपनी लाइफस्टाइल पे स्पेंड कर रहे हो। जी। तो मेरे पास जो वो एवेन्यूज थे वो कम होते जा रहे हैं, तो अब मेरे पास लोन का ऑप्शन अगर ओपन नहीं होगा तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो ये जो P2P कैटेगरी है, एसेंशियली 1 लाख रुपए इनकम से लेके 5-6 लाख रुपए वाली इनकम को बहुत अच्छे से केटर करती है, चाहे आपको नीड हो, और अगर आपको लेंड करना हो तो फिर तो आप कोई भी कैटेगरी से हो सकते हो। बिल्कुल। और जब रेगुलेटर ने रेगुलेशन इसके आसपास बनाए थे तभी उनका विजन वही था कि जो छोटे कस्टमर्स है जिनको स्मॉल टिकट साइज लोन चाहिए, शॉर्ट टेन्योर के लिए चाहिए, या तो छोटे बिजनेसमैन है, उनकी रिक्वायरमेंट को क्या ये सेगमेंट फुलफिल कर सकता है। एंड वी बिलीव दैट दैट इज आवर जॉब टू फुलफिल the vision of the regulator as well. जी। Definitely we are building our business, we are creating a good company, but at the same time we have to also fulfill the vision of regulator. When both of these things come together, then it makes a good business model. ट्रू। अब हम चलते हैं 1 से 6 लाख जो आपने बात करी। मैं आपसे पूछूंगा जो आपके प्लेटफॉर्म पे बोरोअर्स हैं, उनके प्रोफाइल में क्या इनकम कैटेगरीज हैं आपकी? अगर हम देखें कि 1 लाख से नीचे कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग हैं? सो हमारा जो एवरेज इनकम, सो मैं इनकम के अमाउंट के हिसाब से बताता हूँ तो शायद थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे हाईएस्ट कस्टमर बेस जो हमारा है वो 20 से 30 हज़ार की इनकम रेंज में आता है। ओके। सो महीने की 20 से 30 हज़ार, मतलब साल का 2 से 3 2.4 लाख से लेके 3.6 लाख तक की। सो दैट इज द स्वीटेस्ट स्पॉट जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। कितने परसेंट होगा? लगभग 40 से 45% होंगे। ओके। एंड दीज आर मेनली सैलरीड पीपल। ठीक है। अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करूंगा, जिनको हम मर्चेंट लोन देते हैं, ठीक है। जो कि शॉपकीपर्स होते हैं, रोज यूपीआई से पेमेंट कलेक्ट करते हैं और हम उनको समझ पाते हैं, तो उनकी अगर हम इनकम की बात करेंगे तो उनकी मंथली इनकम लगभग 50 से 55 हज़ार की होगी। ओके। जिनकी एवरेज लोन हमसे जो लेते हैं वो लगभग 75 हज़ार के आसपास के लेते हैं। कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपके यहाँ लोग हैं जिनकी 10,000 से भी कम इनकम है? जनरली नहीं होगा, जनरली नहीं होता। तो हमारा कैप आई थिंक 12,000 के आसपास आ जाता है। 12,000 के नीचे गया तो हम उस बोरोवर को असेस नहीं कर पाते। अच्छा, असेस ही नहीं हमारी करते। अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस सेगमेंट की अभी। और पीक लेवल पे किस लेवल तक आपके यहाँ बोरोवर्स हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ इनकम? मतलब 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की सैलरी वाले कस्टमर्स भी होंगे। सो सी लाइफ में अप एंड डाउन कब आती है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। कभी कभी बहुत हाई इनकम वाले कस्टमर भी तकलीफ में आ जाते हैं, अर्जेंट मनी चाहिए होता है, एंड स्पीड इज ऑल्सो वन रिक्वायरमेंट समटाइम्स व्हेन यू आर टू मच नीडी। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की। तो उस टाइम पे कस्टमर ये नहीं देखता है कि यार मेरी 2 लाख की इनकम है तो मैं ये प्लेटफॉर्म से 20,000 ना लूँ। तब वो ये सोचता है कि मेरी 20,000 की जो रिक्वायरमेंट है कहाँ से फुलफिल हो सकती है, फास्टेस्ट फुलफिल कहाँ से? फास्टेस्ट फुलफिल। दूसरी चीज़ है, एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जहाँ से हमारा ये टॉपिक भी चालू हुआ कि क्या 24% ज़्यादा है या कम है। सो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी रिलेटेबल और रिलेटिव टर्म। मैं दोनों के टर्म्स में बताऊंगा, बोरोवर कैसे देखता है और इन्वेस्टर कैसे देखते हैं। बोरोवर कैसे इसको देखता है कि यार ये 20,000 का लोन की मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो मैं ले रहा हूँ लेट से 3 महीने के लिए। अब मैं इसके ऊपर महीने का 2% इंटरेस्ट भी देता हूँ, तो 3 महीने में मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 रुपये। अब 1200 रुपये मुझे नहीं मिला तो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगी? एक ये तरीका होता है देखने का। दूसरा तरीका होता है कि ये 1200 रुपया इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, अगर ये ऑप्शन मैं कहीं और से लूँ, लेट से कोई लोकल बनिया से लेता हूँ या तो मनी लेंडर से लेने जाऊँगा, तो मैं क्या पे करता हूँ? एंड देन दे टेक द फाइनल डिसीजन कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ बोरोवर लुक्स एट। हाउ लेंडर should look at in P2P lending is whatever interest rate borrower is paying, after that does borrower has a capability to service this EMI? उसकी इनकम अगर 25,000 है, उसने लोन लिया हुआ है 20,000 का, महीने का इंस्टॉलमेंट आ रहा है 5,000 रुपया, बाकी के इंस्टॉलमेंट लेट से और 5,000 रुपया, 10,000 ओके शायद कर सकता है। आई कैन गिव मनी टू दिस गाय। सो दैट इज हाउ इन्वेस्टर और अ लेंडर नीड्स टू लुक एट टू द नंबर। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी की, वो डिजिटल लोन्स करते हैं, और उन्होंने कहा है कि 70% से ज़्यादा लोन्स जो डिजिटली दिए जाते हैं वो 5,000 रुपये से कम के होते हैं। राइट। तो आपके यहाँ भी क्या यही पैटर्न फॉलो होता है? तो अगर आप कैटेगराइज करें कि
कितने परसेंट जो लोन्स हैं वो एक कितने लेवल तक होते हैं, तो क्या वो कैटेगरी निकलेगी आपके यहाँ? सो हमारा एवरेज टिकट साइज पर्सनल लोन कैटेगरी में, सो देर आर 2 लोन टाइप्स, एक है पर्सनल लोन और दूसरा है मर्चेंट लोन। ठीक तो है। पर्सनल लोन कैटेगरी में मेरी एवरेज टिकट साइज 16,500 की होती है, स्टार्ट होती है 5,000 से। आपने जो कंपैरिजन दिया उसमें 5,000 के नीचे की बात करी है, हमारी स्टार्ट ही 5,000 से होती है। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई 5,000 से नीचे बोरो करना है तो आप अलाउ ही नहीं करते? वो हमारा प्लेटफॉर्म सर्व ही नहीं कर पाएगा। सो 5,000 के ऊपर की लोन होती है। मैक्सिमम टिकट साइज पर्सनल लोन कैटेगरी में 1 लाख हो सकती है ओ, और एवरेज 16,500 है। ये 1 लाख आपका लिमिटेशन है या जनरल हमारा ट्रेंड है? लिमिटेशन आपका लिमिटेशन है। सो हर एक असेट क्लास की एक समझ होती है। अभी मान लीजिए कि देने के लिए तो मैं ऐसे कस्टमर्स को भी दे सकता हूँ जिसको 10 लाख चाहिए। जी। सो रेगुलेटरी कैप इज एट 10 लाख रुपीज। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे कस्टमर का सेगमेंटेशन चेंज होता है, टेन्योर की रिक्वायरमेंट बदलती है, इंटरेस्ट रेट अलग हो जाता है, उसके कलेक्शन के मैकेनिज्म्स चेंज हो जाते हैं, उसकी रिकवरी प्रोसेस अलग हो जाती है। तो एक लेमैन के टर्म्स में शायद उनको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा इतना बड़ा बदलाव होता है। बट अगर आप हमारा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो हमने करीबन 5 साल तक सिर्फ 25,000 तक के लोन में ही ऑपरेट किया। ओके। फिर हम 25 से 50 गए और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद 50 से 1 लाख तक गए। तो आपने स्टेजिंग करी? करनी ही पड़ती, बिकॉज एवरी सेगमेंट इज वेरी डिफरेंट। एवरी 25,000, 50,000, 1 लाख के साथ कस्टमर सेगमेंटेशन चेंज हो जाता है और ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है, बिकॉज लेंडर बिलीव्स ऑन द डेटा असेसमेंट डन बाय अस एंड टेक द फाइनल डिसीजन कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। True. एंड दैट इज व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म। परफेक्ट। तो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वो ये है कि मैं संजय कथुरिया आपके प्लेटफॉर्म पे आया, राइट, एज एन इन्वेस्टर आया हूँ, और भाविन भाई फॉर एग्जाम्पल एज अ बोरोअर है, 10,000 रुपीज़ है। अब मैं कैसे असेस करूंगा प्लेटफॉर्म मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, और मुझे क्या पता चलेगा कि मैं इस भाविन भाई को दूं या ना दूं? सो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक बोरोवर के माध्यम, बोरोवर छोड़ दीजिए, एक सिंपल भाषा में करते हैं कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपके ऑफिस में काम करता हूं और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि संजय भाई मुझे 10,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत है, क्या आप मुझे दोगे? आप क्या सोचोगे उसके बारे में? मैं जनरली, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, तो मैं देखूंगा आपकी तनख्वाह चल रही है, आप नौकरी कर रहे हो, राइट, मेरे को जानते भी हो, राइट, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, Right. ऐसा नहीं लग रहा आप परेशानी में हो, राइट, फिर थोड़ा शनाख्त कर लूंगा कि भाई कहीं 10 जगह और से तो 10-10 हज़ार रुपये नहीं ले लिए हैं इसने, राइट, तो बस ये 3-4 चीज़ें देखूंगा। करेक्ट। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं ये बोलूँ कि हम लोग भी वेरीफाई कर लेते हैं, ओह अच्छा, ओनली डिफरेंस इज अ डिजिटल मीडियम। ठीक है। क्योंकि आज आपके पास टेक्नोलॉजिकल इतने सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और कैसे होता है, अब मान आपके साथ काम करता है, वो आपने एस्टेब्लिश किया कि हम सेम कंपनी में है, या तो ये कंपनी में काम करता है इसलिए ठीक है। हम साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता होता है कि पर्सन कहाँ पे काम करता है, ठीक है। हम वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक बोरोवर को ऑनबोर्ड करने से पहले आप क्या क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम करते ठीक हैं। है। जो आपने सवाल सोचे, हाँ। वो सारे सवाल के जवाब हम ढूंढते कैसे। फिर आपने ये सोचा कि अगर उसने दूसरे लोगों से भी 10-10 हज़ार ले लिए होंगे तो पैसे वापस कैसे कर पाएगा, उसकी सैलरी तो 25-30 हज़ार है जी। तो हम वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। वो कैसे क्रेडिट verify रिपोर्ट से पता चल जाता है, आपके क्रेडिट रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि करंटली आपका क्रेडिट डेट कितना चल रहा है। बट पर्सनल उसने किसी से लिया होगा वो नहीं पता चलेगा? वो भी पता चलता है उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से कि कितने एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा आया हुआ है। अगर वहाँ पे कोई पैटर्न ऐसी दिखी रिकॉग्नाइजेबल कि अच्छा ये तो ऐसा हो सकता है, तो हमारा मॉडल उसको भी क्लासीफाई कर देता है। उसका रिस्क और बढ़ जाएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो ये भी हो जाता है। तीसरी चीज़, कितना कंसिस्टेंटली रीपेमेंट जा रहा है बाकी सब लोन्स के ऊपर अगर कोई चालू है तो आपने जो सवाल सोचे उससे 2 या 3 गुना और सवालों के जवाब हम पहले ढूंढते हैं बिफोर भाविन पटेल का लोन आपके सामने आएगा। अच्छा, वो अपीयर ही नहीं करेगा तब तक वो अपीयर ही नहीं करेगा। जब ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तब हम आपने जितनी चीज़ें पूछी उससे भी ज़्यादा डेटा पॉइंट आपके सामने रखेंगे कि संजय भाई ये देखिए, अब आप डिसाइड कीजिए भाविन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो संजय भाई मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली पूरी प्रोसेस होती है। हाँ। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखेगा जी कि एक बोरोवर कैसे दिखता है, एक लोन कैसे डिस्प्ले में आती है। जैसे आपको 2-3 बोरोवर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जी। कोई 1.5 लाख के लिए 30% इंटरेस्ट रेट पे, कोई 27 पे, कोई 18% पे है। उनके अलग अलग लेन देन क्लब स्कोर जो कि हमारी इनसाइट है जो हम आपको दे रहे हैं एज अ इन्वेस्टर। सो जैसे सिबिल स्कोर होता है वैसे लेन देन का स्कोर होता है। अच्छा, करेक्ट। तो आपने बोला कि यहाँ पे अपने को 3 बोरोवर्स दिख रहे हैं, और ये जो 27-28% है ये आप डिसाइड करते हैं या बोरोवर डिसाइड करता है? सो प्लेटफॉर्म पे जो 18,000
करोड़ के हमने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया आज तक, जी। उनकी अलग अलग बोरोवर कैटेगराइजेशन होती है। ओके, वो कौन सी कैटेगरी में ये बोरोवर फॉल करता है, उसके हिसाब से उसका रिस्क असेसमेंट होता है। ओके, और बेसिस ऑन द रिस्क असेसमेंट एक रिस्क स्कोर आता है, बेसिस ऑन द रिस्क स्कोर उसका इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है। ओ अच्छा, उसकी चॉइस नहीं है। उसकी चॉइस नहीं है, लेकिन हाँ, ब्यूटी ऑफ द P2P लैंडिंग इज कि बोरोवर भी अपना बदलाव कर सकता है। अच्छा। तो आपको यहाँ पे दिख जाता 27% बोरोवर मॉडिफाइड, अच्छा, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का क्या लोकेशन हुआ था और बोरोवर ने क्या कोट किया है। समझ गया। दूसरी चीज, आप एज ए लेंडर आप खुद भी चेंज कर सकते हो ओके, कि 27% नहीं, मुझे लगता है कि ये 28 पे होना चाहिए। समझ गया, तो मेरा काउंटर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है तो वो भी आप कर सकते हो। अब मान लीजिए वही सेम एग्जांपल को मैं एक्सटेंड करता हूँ जी। कि 27% वाले बोरोवर को अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, हमने बोरोवर की डिटेल देखी। जैसे आपको दिख रहा है कि 2.5 लाख का लोन था, उसमें से 1,83,000 ऑलरेडी ऑफर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 27% इंटरेस्ट रेट ये के थोड़ा ऊपर 1,83,000 को डिफाइन करेंगे, क्या हुआ ये फंड हो चुके हैं। मतलब आपके जैसे और भी लेंडर्स आए होंगे प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने कुछ कुछ अमाउंट इसको ऑफर कर दिया। सो अब ये बोरोवर का 1,83,000 दे दिया गया है, बाकी का 67,000 का लोन देना बचा हुआ है। तो आप कह रहे हैं अभी तक उन्होंने मांगा 2.5 लाख है, राइट, पर उनको ऑफर अभी तक 1,83 हो चुका है अक्रॉस। Correct. बट आपने पहले कहा था कि 1 लाख रुपए का कैप है सारे लोन्स वो पर्सनल लोन में है। अच्छा। ये मर्चेंट लोन कैटेगरी है। ठीक है, तो एक पर्सनल लोन भी जरूर इसलिए- देखेंगे हम। हाँ वो भी देख लेंगे। ठीक, सो 67,000 बचा हुआ है। अब ठीक मान है। लीजिए आप इसमें से 3,000 ऑफर कर देंगे, ठीक तो है। अब ये 3,000 चला जाएगा और 64,000 बाकी रह जाएगा। तो एज अ लेंडर मैं मिनिमम कितना डाल सकता हूं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू? ये लोन के अंदर आप मिनिमम 250 डाल सकते हैं, ओह, मैक्सिमम आप 4,000 डाल सकते हो। अच्छा, मेरे को अगर 10,000 देना हो तो मैं नहीं दे सकता? नहीं दे सकते हो। अब इसके पीछे भी हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है। बताइए। अभी जैसे लगभग 2017-18 का ये किस्सा था, जब एक प्लेटफॉर्म हमारा ऑपरेट करता था, उसमें कोई कैप नहीं था, तब रेगुलेशन भी नहीं थे। रेगुलेशन आने के बाद रेगुलेशन ने 50,000 के कैप की बात करी कि एक लेंडर एक बोरोवर को 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है। उसके पहले कोई कैप नहीं था। तो एक लेंडर ने एक बोरोवर को 75,000 रुपये का लोन दे दिया, जबकि हमने उनको तब भी बोला था कि आप 5,000 से ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन उन्होंने दे दिया। बोरोवर बहुत अच्छा था, एयरलाइन कंपनी में काम करता था, काफ़ी हाई पोस्ट पे था, लगभग 1.5 लाख के आसपास की सैलरी भी थी, करंट लोन्स भी अच्छे से पे कर रहा था। बट क्रेडिट और रिस्क में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि 100 लोग आएंगे, उसमें से 3.5 या 4 लोग डिफॉल्ट करेंगे। अब कौन से 3.5 और कौन से 4, वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिदम या वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको 100% कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएगी। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी। जी। अब ये प्रोबेबिलिटी के रिस्क को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई हर एक बोरोवर को थोड़ा थोड़ा पैसा देना चाहिए, बट वो लेंडर ने 75,000 एक ही बोरोवर को दे दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे भी होनी चाहिए। यहाँ पे भी होनी चाहिए। अब हुआ क्या, 2-3 महीना बोरोवर ने पे किया, बाद में वो बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया। अल्टीमेटली लेंडर केम बैक टू अस। तो हमने बोला कि सर देखिए, गाइड तो हमने इसीलिए किया था, बट आप माने नहीं, आपने कर दिया। बट रियलाइजेशन क्या था कि सी अल्टीमेटली लेंडर हैज अ लिमिटेड व्यू of what can go wrong. So you as a platform has to impose certain kind of rules which can bring them in a discipline. Very See, nice. Everything is about discipline. Managing risk is also about discipline. So धीरे धीरे हम उसको कम करते गए और एक टाइम ऐसा आ गया जब 10,000 हो गया मैक्सिमम अमाउंट, और अब तो कैटेगरी वाइज भी हम बदलते रहते हैं उसको। वेरी नाइस। तो इससे जो पहले आप एक्सपेक्ट करते हो कि इन्वेस्टर का बिहेवियर होना चाहिए, अब आप उस पर फोर्स कर देते हो वो बिहेवियर। Correct. आई थिंक दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। एंड इन्वेस्टर अननोइंगली नाउ अंडरस्टैंड्स कि अच्छा मैं एक लोन में 4,000 से ज्यादा का एक्सपोजर ले ही नहीं सकता। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में 50,000 रुपए का रखता हूं कि मेरे को P2P लेंडिंग करनी है, Right. तो अप्रोक्सीमेटली 10-12 केसेस पे मैं 12-13 केसेस को मैं दे दूंगा अक्रॉस आपके प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल। Right. तो मेरे को पता है कि यार 13 में से कोई एक आधा जो है खराब हो जाएगा, तो 11-12 जो होंगे वो मेरे को कवर अप कर देंगे। राइट, बट प्रैक्टिकली कैसे होना चाहिए? ओके। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया लैंड किया। अब ये 1 लाख रुपया आप 4,000 के एवरेज करोगे तो 25 बोरोवर्स में जाएगा। अब मान लीजिए कि वही 25 बोरोवर में से 4% की प्रोबेबिलिटी जो थी वो हिट हो गई जी। अब क्या होगा? तो आपका एक बोरोवर आउट हो गया। सो 4 बोरोवर चले गए? नहीं, प्रोबेबिलिटी मैं परसेंटेज में नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्चुअल नंबर्स पे ले रहा हूँ कि यही 25 में से 4 ने डिफॉल्ट कर दिया। ओ अच्छा, जो 100 में से 4 होने थे वो यही 4 मेरे वाले 4 निकले। हाँ, तो 16,000 का आपका सीधा लॉस हो गया। अब आपका जो इंटरेस्ट आने वाला है वो जो रिकवर होगा, उसके बावजूद आपके इंटरेस्ट रिटर्न्स बनेंगे नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो 1 लाख रुपया मैंने लगाया,
वो मैंने 100 बोरोवर में 1000 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आ जाने दो मेरे प्रोफाइल में 4 बोरोवर्स जो डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो मेरा जो लॉस होगा वो 4000 का होगा। जो मेरा इंटरेस्ट है वो तो इससे कहीं ज़्यादा है। सो 24 में से 16 चला गया पहले एग्जाम्पल में, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन वॉज वेरी हाई। दूसरे एग्जाम्पल में 24 में से सिर्फ 4 गया। समझ गया। दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी थियरम वर्क्स। ठीक है, अब जितना मैं डाइवर्सिफाई करते जाऊंगा उतना मेरे लिए बेटर है, बेटर रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली सोल्यूशन हियर। ओनली सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। और क्या डेटा पता चलेगा मर्चेंट के बारे में यहाँ पे? तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि एवरेज अगर 1000 रुपीज़ आपने ऑफर किया तो आपका कितना पैसा वापस आएगा। 1000 का 1270 हो जाएगा 12 महीने में। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट लोन है, आपको डेली आएगा। यहाँ पे आप पूरी लोन की डिटेल्स देख सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है, बोरोवर का लोन नंबर क्या है, कितना अमाउंट है, कितना टेन्योर, डेली है, मंथली ईएमआई है, हमारी प्लेटफॉर्म की फीस क्या होगी वो भी यहाँ पे सबसे पहला सेगमेंट में आपको दिख जाता है ठीक है, कि 2.75% इज दी प्लेटफॉर्म फीस, फैसिलिटेशन फीस जो पेमेंट की मैकेनिज्म सर्विस के लिए हम लेते हैं। फिर आइए जो आपका मेन सवाल था, पर्सनल लोन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल ऑफ द बोरोवर, कि बोरोवर का नाम क्या है, कितनी एज है, जेंडर क्या है, उनकी प्रोफेशनल डिटेल, उनकी इनकम भी आप देख सकते हैं 3,20,776 रुपया। ये मंथली है? ये मंथली है। वेरी। फिर आप देख सकते हैं कि ब्यूरो स्कोर उनका कोई नहीं है, आज तक उनकी कोई हिस्टोरी नहीं रही है। उसके बाद रिस्क कैटेगराइजेशन मीडियम में हुआ है। सो मे बी जो रिस्क कैटेगराइजेशन हुआ है वो इसलिए मीडियम में हुआ है, इवन दो द इनकम इज गुड, बिकॉज देर इज नो क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, सो हमें नहीं पता है, इसलिए उसका रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है हमें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लिटिल हायर। तो इनका खुद का सिबिल नहीं मिला आपको? इनका सिबिल रिपोर्ट नहीं। तो आप लोग सिबिल फेच करते हैं? हम सिबिल फेच करते हैं, हम मल्टीपल एजेंसीज को यूज़ करते हैं ब्यूरो फेच करने के लिए। सो देर आर 4 ब्यूरोज, तो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। गॉट इट। तो उसके बाद जो कैटेगराइजेशन हुआ उसमें लेन देन स्कोर, लेन देन क्लब का जो स्कोर आया वो 825 हुआ, और 825 स्कोर पे उनको 27% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया। ये स्कोर मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम इज 900। हमने उसका कैटेगराइजेशन सिमिलर रखा हुआ अच्छा, है, सिबिल की तरह ही so रखा that हुआ है। एक यूजर को समझने में थोड़ा आसान रहे। और लास्ट में एग्रीमेंट आ जाता है। अब अगर मुझे ये लोन ऑफर करनी है तो मैं ऐड लोन पे क्लिक करूंगा, उस वो लोन मैंने सिलेक्ट कर लिया। आगे जाके आप जैसा राइट साइड पे देख पा रहे हैं कि 250 रुपये से लेके 4000 तक का मैं लोन ऑफर कर सकता हूँ। मैं वो अमाउंट सिलेक्ट कर लूँगा, लेट से कि 1000 रुपया मैंने कर लिया, प्रोसीड विथ लोन, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे लोन सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे मेरी लैंडिंग समरी आ गई। 1000 रुपये का लोन, एक्सपेक्टेड रीपेमेंट इज 1270। एक लोन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, फीस एंड चार्ज के भी पूरे डिस्क्लोजर आपको वापस दिखाए गए। आप सब कुछ चीज़ें चेक कर लीजिए, उनको ऑफर कर लीजिए। यही सेम प्रोसेस आपको यूज़ करनी है। अगर आपको 1 लाख रुपया करना है तो भी, आपको 10 लाख करना है तो भी, और 50 लाख जो कि आरबीआई के हिसाब से मैक्सिमम कैप है वो करना है तो भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। परफेक्ट। अब इसको अगर किसी हमारे इन्वेस्टर को करना है तो हम सेम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ताकि आप वेबसाइट पे जाके अगर आप भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस तरीके से, और बट रिस्क हैं, आपने पूरा समझ लिया है, और भी हम रिस्क की आगे बात करेंगे, बट अगर आप करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। भाविन भाई, इसी केस में अगर आप मुझे एक पर्सनल दिखा दें, नॉन मर्चेंट दिखा दें तो? सो यहाँ पे हम जाएंगे एंड फिल्टर में जाके, पहला मैंने मर्चेंट का आपको केस दिखा दिया, मर्चेंट लोन का। अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा मंथली लोन्स, और कैटेगराइजेशन में थोड़ा बदल दूंगा। ओके, अभी के लिए मेरे पास मीडियम कैटेगरी के कोई लोन नहीं है। शायद वो सारे लोन अभी जितने भी लेंडर्स आए हैं उन्होंने शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं आपको एक हाई रिस्क कैटेगरीज का या तो ओवरऑल सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट हमें पता होगा कि कौन सा मीडियम रिस्क है, कौन सा हाई रिस्क है। वी आर वेरी मच अवेयर आफ्टर वॉचिंग दिस, मतलब ये देखने के बाद हमारे को समझ आ गया। यस, सो जैसे ये पहला लोन मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे रिस्क स्कोर 757 का है, बहुत ही कम है। 78,000 का लोन है, 37.44% का इंटरेस्ट रेट उसको ऑफर किया गया है। अरे बाप रे। ये लोन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अगर आप 1000 रुपया इसको ऑफर करोगे ये लोन को, तो 1388 रुपया और 81 पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने प्रीवियस लोन के टाइम पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे बोरोवर ने अपना रेट मॉडिफाई किया हुआ है। ओके, तो आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि मॉडिफाइड है। आप नीचे जाएंगे, सेम कैटेगराइजेशन के साथ इंफॉर्मेशन है, लोन डिटेल, क्या लोन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरेस्ट रेट, हमारी फीस क्या रहेगी, बोरोवर की पर्सनल इंफॉर्मेशन,
बोरोवर की इनकम, मंथली इनकम यहाँ पे 78,000 है, लेकिन क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिस्क कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, ब्यूरो स्कोर 467 है, तो रिस्क ज़्यादा है, हिस्टोरिकली डिले किया होगा, करंट हिस्ट्री अच्छी होगी, बट क्योंकि रिस्क स्कोर खराब है इसलिए इंटरेस्ट रेट उनका हाई है। 467 तो बहुत ही पुअर स्कोर है, यस, सो 467 तब होता है जब पास्ट में आपने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट किया होगा। अब आप बेटर करने का ट्राई कर रहे हो, बट क्योंकि आपकी हिस्ट्री खराब है तो वो ठीक होते होते टाइम लग जाता है, कम से कम 2-3 साल का समय जाता है। बट बोरोवर क्योंकि अब ऑलरेडी रीपेमेंट अच्छा कर रहा है तो उसको लोन दिया जा सकता है, बट रिस्क हाई है इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। काफ़ी हाई है। और लास्ट में एग्रीमेंट आ गया, अगर मैं ये लोन को ऐड करूँगा, मैंने ऐड कर लिया, लेट से इनको हम 500 रुपया ट्राई करते हैं, 500 रुपया पे ऑफर करना है, तो मैंने प्रोसीड कर दिया, लोन आ गया, डिटेल आ गया, 500 रुपये के सामने मुझे 694.41 मिलेगा, उनकी फ़ीस क्या रहेगी वो सब आ गया, मैं कंफर्म करूँगा तो आगे जाके मैं अमाउंट लैंड कर दूंगा। परफेक्ट। पेमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंप्लीफाइड, आप यूपीआई से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आप NSCH भी रजिस्टर करा सकते हो। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है भाविन भाई, थैंक यू फॉर दिस वॉक थ्रू। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने अब पैसा दे दिया, समझिए 1000 रुपया दे दिया, अब एक रीपेमेंट स्ट्रक्चर आपने बताया मेरे को, वहां पे पेज पे था, तो वो रीपेमेंट स्ट्रक्चर वो लेन देन को देगा या डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डालेगा? ओके, सो रीपेमेंट में देर आर 2 एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म। एक एस्क्रो अकाउंट होता है जहाँ पे आपने लैंड किया तब पैसे लेके आए, वो पैसा एस्क्रो अकाउंट से सीधा बोरोवर के बैंक अकाउंट में जाएगा। ओके, सो दैट्स अ लैंडर एस्क्रो अकाउंट। सेकंड एस्क्रो अकाउंट इज बोरोवर एस्क्रो अकाउंट। जब बोरोवर रीपे करता है तो बोरोवर एस्क्रो अकाउंट में रीपेमेंट आता है और वहां से सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। Okay. प्लेटफॉर्म उस पैसे को टच भी नहीं कर सकता है, ना वो अपने अकाउंट में उसको लेके जा सकता है। एंड दिस होल मैकेनिज्म इज प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर इन द रेगुलेशंस। ठीक है। ऑल्सो दिस इज मैनेज्ड बाय बैंक प्रमोटेड ट्रस्टी। अच्छा, सो ये बहुत ही हाईली ट्रस्टेड प्रोसेस है। सो बैंक प्रमोटेड ट्रस्टी ऑपरेट्स दिस अकाउंट बेसिस ऑन द प्लेटफॉर्म्स इंस्ट्रक्शन, और ये सारी प्रोसेस का ऑडिट भी होता है, क्वार्टरली नंबर्स भी ऑडिट होते हैं, और क्वार्टरली ट्रस्टी के एंड पे अपने साइड से रिपोर्टिंग शायद रेगुलेटर को भी जाता है। ओके। अच्छा, एक चीज कही जाती है जो, और ये मिथ है कि करेक्ट है, वो आप ही बता पाओगे। एज एन इंडिविजुअल आई डोंट हैव अ लाइसेंस टू लेंड, राइट। ठीक है, मतलब मैं अगर ऑफिशियली किसी को 10,000 रुपए दे दूं तो कहा जाता है, एंड यू विल करेक्ट इट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, कि मैं, उसने मुझे पैसे वापस नहीं है किए तो मैं ऐसे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऑथराइज्ड ही नहीं था कि मैं उससे जो है लेंडिंग कर सकता। तो इधर क्या होगा अगर इधर कुछ डिफॉल्ट हो रहा है? इज दिस द राइट थिंग? क्या स्टेप्स मिलने चाहिए मेरे को? राइट, सो देर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट दिस ट्रांजेक्शन। एक तो ये है कि क्या इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था तो इट कुड बी जस्ट अ बायलैटरल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है, कि आपने किसी को दिया था, अब वो वापस नहीं कर रहा आपके पैसे। अगर उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व था तो इंटरेस्ट लेने की अथॉरिटी ओनली रेगुलेटेड एंटिटीज को ही होती है। अब रेगुलेटेड एंटिटी कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो, बट इंडिविजुअल को मनी लेंडर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मनी लेंडर लाइसेंस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इंडिया में आप जो स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो वही स्टेट के मनी लेंडर का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी को भी इंटरेस्ट के साथ पैसा लैंड नहीं कर सकते हो और वापस नहीं मांग सकते हो। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके कॉस्ट के भी इम्प्लीकेशन है जो स्टेट टू स्टेट चेंज होते हैं। ठीक है। अगर आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हो, क्योंकि ये RBI के रेगुलेशंस है, सो पैन इंडिया लेवल पे यू आर प्रोटेक्टेड एज अ लैंडर ऑन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो हेंस all the P2P lending regulations only apply for the transaction which you are entering into, and वहाँ पे स्टेट मनी लेंडर वाला जो सब्जेक्ट है वो अप्लाई ही नहीं होता वो है, बाईपास हो जाता है। वो सुपरसीड कर देता है। ओके, तो अब एज एन इन्वेस्टर मैंने पैसा दे दिया, राइट, मेरे पास एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो से अब अचानक से उसने डिफॉल्ट कर दिया, राइट, तो यहाँ लेन देन एज अ प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या करेगा और मुझे क्या एक्शन लेने पड़ेंगे? राइट। सो मैं एज अ प्लेटफॉर्म, लेंडिंग क्लब एज अ प्लेटफॉर्म आपको कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी मैं आपसे फीस भी ले रहा हूँ, जो फीस के बारे में हमने बात भी करी, ठीक है, कि बोरोवर के प्रोफाइल में आपको फीस दिख रही थी, राइट। तो वो 3% फीस मैं कब ले रहा हूँ? जब आपका पैसा वापस आ रहा है तब। और वो मैं क्यों ले रहा हूँ? टू प्रोवाइड यू द कलेक्शन सर्विस। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। तो पहले जब मैं पैसा दे रहा हूँ तो तब आप 3% नहीं लेते हो? नहीं, तब मैंने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। आपने जो 1 लाख रुपया लगाया वो सीधा का सीधा बोरोवर्स को चला गया। ठीक है। जब आपका पैसा वापस आया, क्योंकि मैं आपको कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ। तो एज एंड व्हेन मेरा पैसा आएगा 3% उसमें से
एज अ फीस रख लोगे बिकॉज कलेक्शन सर्विस। करेक्ट, और बाकी का आपको बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बट लेट्स से दैट गाय डिफॉल्टेड, मैंने को उसने 30,000 वापस कर दिए, 70,000 के टाइम पे वो डिफॉल्ट मार चुका है, अब मेरे पास क्या विकल्प है? तो हम एज अ प्लेटफॉर्म एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको जो फॉलो अप करना है, उसके वहाँ पे रिकवरी एक्शन लेनी है, उसके घर पे एजेंट्स भेजना है, कलेक्शन मैकेनिज्म फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। ठीक है, बट ये सब होने के बाद भी देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 4% बोरोवर्स जीरो हो जाए, डिफॉल्ट में जाएंगे ही जाएंगे, एनपीए बनेंगे ही बनेंगे और जीरो हो ही जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। उसके बाद कोई भी दैट इज द रिस्क वी आर टेकिंग कि हमें एफडी में 6-7% मिलता है, म्यूचुअल फंड में 12-15% लॉन्ग टर्म में मिलता है, Right. या हम 25-30% कमाएंगे, तो ये रिस्क है। राइट, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिस्क वेरी वेरी क्लियरली, और इसके लिए आप कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करेक्ट। मैं कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मुझे एक व्यक्ति को, समझो भाविन भाई, कोई 20,000 रुपए देने हैं, राइट, ठीक है, तो इजंट इट बेटर कि मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डायरेक्टली, आई टेल यू कि आप इसमें रजिस्टर कर लो एज अ बोरोवर, मैं एज अ लेंडर आपको यहाँ से दे दूंगा, तो मैं थोड़ा और प्रोटेक्टेड होता हूँ कि नहीं होता हूँ? राइट। लेकिन वेदर वो बोरोवर अप्रूव होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ओ, दूसरी चीज़, वो बोरोवर अप्रूव हुआ भी हाँ। तो शायद आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू सर्च द दैट पर्टिकुलर बोरोवर ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपसे पहले हो सकता है कोई लेंडर्स आए और उसको फंड कर दे, फंड कर बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ बोरोवर्स अवेलेबल लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। तो उसके ऊपर आपका मैकेनिज्म कंट्रोल नहीं है, और उसके भी रीजंस है। अब ये सब सिस्टम्स जो होती है, वो सिस्टम्स में कुछ ऐसे लूप होल्स भी बन सकते हैं जिसका मिसयूज हो सकता है। तो मान लीजिए आपने 10 बोरोवर्स खड़े कर दिए, 10 बोरोवर्स प्लेटफॉर्म पे आ गए जो सिर्फ आप उनको लोन देने वाले थे। अब हो सकता है आपका कैपिटल जो अवेलेबल है वो राइट वे से आया हुआ कैपिटल नहीं है, आपका अपना पैसा नहीं है, या तो कोई गलत तरीके से आया हुआ कैपिटल है जो आपने इनको दे दिया, उन्होंने रीपे कर दिया, नाउ इट हैज़ बिकम अ लेजिटिमेट कैपिटल। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, बिकॉज प्लेटफॉर्म डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन वेदर टू अप्रूव दिस बोरोवर्स और नॉट, तो ये भी हो सकता है ये 10 के 10 बोरोवर बाद में डिफॉल्ट करें, या तो आप ही उनको बोल दीजिए कि डिफॉल्ट कर दो, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो मैकेनिज्म क्रिएट की गई है, वो मैकेनिज्म इस तरीके के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है। सो आरबीआई ने उनके एक 2024 के रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन में इस चीज़ की बात भी करी है कि नो क्लोज सिस्टम इज अलाउड बिटवीन द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स, ब्यूटीफुल, राइट। सो दिस एड्रेसेस अ वेरी ह्यूज कंसर्न, राइट। छोटे लेवल पे कभी समझ में ना आए, बट बड़े लेवल पे इसका मिसयूज हो सकता है, बट दैट इज ऑलरेडी एड्रेस्ड एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशंस। तो हम जितना भी चाहें कि हम लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन करें, बट ऑब्वियसली रेगुलेटर ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव कि इसको वर्स्ट केस में किस तरीके से यूज किया जा सकता है और इसमें कैसे बाईपास किया जा सकता है। अब आपने बात करी डाइवर्सिफिकेशन की, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 4% जनरल एक आपका डिफॉल्ट रेट है, तो व्हाई डू यू वांट द इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई? व्हाई डोंट यू टेक अ एस्क्रो कि हम 4% एक डिफॉल्ट अकाउंट बना देते हैं और इसी में से रिपे कर देंगे जिसका डिफॉल्ट होगा? तो संजय जी, होता क्या है कि कोई भी रेगुलेटर होता है वो ये चाहता है हमेशा कि यूज़र जो है, लेंडर जो है, इन्वेस्टर जो है या कस्टमर है, वो खुद वो रिस्क को समझे अच्छे तरीके से कि मेरा अपसाइड क्या हो सकता है, डाउन साइड क्या हो सकता है, और दोनों मेरे हैं, राइट। तो अब अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए कि 4% डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो उसको साइड पे हम कर दें और वो वहाँ से फुलफिल होता जाए, लेकिन हु इज़ जजिंग दैट 4% सही है गलत है? 4% हो सकता है आज जो लेंडर आया उसका हो जाए, कल जो लेंडर आए उसके लिए पैसा ना बचे, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसको रन कौन करेगा, राइट। सो रेगुलेटर इज वेरी क्लियर दैट अ यूजर और अ लेंडर नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। हिस्टोरिकल डेटा आपको डिस्प्ले करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन किसको चूज करना है, कितना डाइवर्सिफाई करना है, और फाइनल किसको पैसा जाना चाहिए, वो लेंडर के खुद के हाथ में ही होना चाहिए। अभी आपने तो इतना बिहेवियर देखा, 18,000 करोड़ आपके प्लेटफॉर्म से डिस्पर्स हुआ, कलेक्ट हुआ, तो आपने क्या ऐसे 2-3 मेजर गलतियां देखी हैं जो इन्वेस्टर्स करते? सो कई बार कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, जैसे हम कुछ भी करते हैं, जैसे पढ़ाई करते थे तो टीचर बताते थे अच्छा बच्चों देखो ये कॉमन मिस्टेक है, फॉलो मत करना। जिम में जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर बोलता है देखो ये कॉमन मिस्टेक है, गलती कर दी तो मसल टीयर हो जाता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल डोमेन में आते हैं तो हम कॉमन मिस्टेक को जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी इमीडिएट इम्पैक्ट हमें दिखती नहीं है। बाकी सब चीज़ों में दिख जाती है, स्कूल में दिख जाती थी कि अच्छा अगले ही दिन टेस्ट होगा और मार्क्स नहीं आएंगे, मसल टीयर हो जाएगा तो दर्द होगा, राइट। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में आपको रिजल्ट आने में समय लगता है, तो लोग
ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बहुत सही पॉइंट आपने निकाला। 3-4 चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत बार बार बात करते हैं, मेरी टीम भी कम्युनिकेशन भेजती है, लेकिन लेंडर फिर भी रिपीट करते हैं। कौन सी ये है? ठीक है। पहली एक होती है कि मैं एक काम करता हूँ, एक 500 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कितना इफेक्टिव है। रॉन्ग जजमेंट। ठीक है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात किया कि 4% इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा या कम हो सकता है। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कौन 4 है वो हमें नहीं पता है। ना दुनिया का बेस्ट एल्गोरिथम बता सकता है कि कौन 4 है। क्या उनमें से एक भाविन होगा, उनमें से एक संजय भाई होंगे, कोई और होगा, नहीं बता सकता है। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो मैं जितने ज़्यादा लोगों में ट्राई करूँगा, मेरा सक्सेसफुल होने का रीज़न वो बन सकता है। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल गो अप। तो 1 या 2 ट्रांजेक्शन करने के लिए P2P लैंडिंग नहीं ट्राई करना चाहिए। ठीक है। इवन दो आई एम अ फाउंडर ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, इट्स अ कॉमन मिस्टेक और नहीं ट्राई करना चाहिए। आप कम से कम 10-15 लोन में डालिए तो आपको कुछ तो रिजल्ट दिखेगा। अदरवाइज देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो बाइनरी में चला जाएगा 1 और 0। या तो मिलेगा या तो कुछ नहीं फिर आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। राइट। दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या होती है? जनरली लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1-2 करोड़ का है, मैं एक काम करता हूँ पूरा का पूरा 50 लाख P2P लैंडिंग का कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इनिशियल ट्रायल अच्छा लगा, मुझे रिजल्ट अच्छा आ गया। 1 करोड़ में से मैंने 50 लाख का पोर्टफोलियो यहाँ पे आप ऑल इन हो गए यहाँ पे। which is also not good. I am not saying platform may have some wrong outcome for you, but as a individual आपका 50% एक्सपोजर यहाँ पे हो गया, एंड कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए। तो आप इतने भी बुलिश मत हो जाओ कि आपका ओवर एक्सपोजर यहाँ पे हो जाए। 10-20% गुड इनफ है, बिकॉज उससे डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहेगा आपके इंस्ट्रूमेंट लेवल पे और आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपको पैसिव इनकम आएगी। ये उनके लिए खासकर बहुत अच्छा है जिनको महीना महीना पैसिव इनकम भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कॉमन मिस्टेक लोग बताते नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। और हमें कब पता चलता है कि जब उनका कस्टमर सर्विस पे रिच आउट होता है कि अरे मेरे पास टोटल पोर्टफोलियो 80 लाख का था, उसमें से मैंने 50 कर दी। मेरा टोटल पोर्टफोलियो 15 लाख का था, उसमें से मैंने 10 लाख P2P प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। रिजल्ट खराब नहीं होंगे, बट आपको क्यों करना चाहिए? आपकी लाइफ में अब बाकी भी ज़रूरतें आती है। अब मान लीजिए 15 लाख के पोर्टफोलियो में से आप 5 लाख FD में रखते हैं, आपको कभी भी चाहिए ओवरनाइट आप वहाँ से निकाल सकते थे, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ से आ गए। यहाँ पे लिक्विडिटी है लेकिन पार्शियल है। पार्शियल है। बोरोवर जब पे करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट तब तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपकी डिमांड पे तो नहीं आने वाली है। तो ये सारे इनहेरेंट रिस्क है, लेकिन गलतियाँ होती है। तीसरी चीज़, जो लेंडर इंस्ट्रूमेंट को समझ जाते हैं लेकिन उसको फिर भी एक छोटे लेवल पे ट्राई करते हैं। अगर आप HNI हैं, आपका एवरेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 25-30 लाख या उसके ऊपर है, तो आपको ट्राई करना चाहिए 50,000 या 1 लाख का एक पोर्टफोलियो बना के। समझ गया। आप 50 लोन 100 लोन सिलेक्ट करिए। आपको ज़्यादा भी करनी है तो करिए, 250 से आप कर सकते हो। आप उसको ट्राई आउट कीजिए, एक बार रिजल्ट दिखे फिर आप डिसीजन बनाइए, रादर देन टेकिंग डिसीजन इमीडिएटली कि मैं आज ही 25 लाख कर देता हूँ। आप 50,000 1 लाख करिए, अच्छे से उसके रिजल्ट्स देखिए और फिर आगे बढ़िए। सो ये 3 मोटा मोटी पॉइंट है जहाँ पे कॉमन मिस्टेक हर एक इन्वेस्टर कर सकता है। अब देखिए भाविन भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। अभी एक बहुत बड़े एक क्रिप्टो ब्रोकर के साथ ये हुआ कि .com की जगह किसी ने .pro यूज कर लिया, 71 लाख रुपए का स्कैम हो गया। राइट। और फाउंडर्स को एक बार के लिए जो है जाना पड़ा पुलिस स्टेशन टू गिव देयर जस्टिफिकेशन। राइट। और ये यहाँ भी हो सकता है क्योंकि पैसे का मामला है। राइट। तो एक इन्वेस्टर को एक राइट प्लेटफॉर्म को असेस कैसे करना चाहिए, Right. और ये कैसे पता करे कि यही उसकी राइट वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लेनदेन क्लब राइट है मेरे लिए, बट एग्जैक्टली यही वेबसाइट है, कोई .pro .xyz करके मेरे को चूना ना लगा दे, तो इसके क्या स्टेप्स होने चाहिए? सो आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि अब आप गूगल के ऊपर भी जाके सर्च करते हैं तो गूगल ऑल्सो हैज़ नाउ अल्गोरिथम बैक्ड बाय देयर AI साइड, जो प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री वगैरह स्टडी करके आपको तुरंत दिखा देंगे कि अच्छा इतने टाइम से ये वेबसाइट है जो ऑपरेट हो रही है। तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वहाँ पे भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, ऑफिशियल एंटिटी कौन सी है और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा काउंटर फिटिंग एक्सपीरियंस होने का चांस नहीं है। नाउडेज गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर वो भी बहुत कॉन्शियस है। सो ऐप के टर्म्स में काउंटर फिटिंग प्रोडक्ट आने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है। तो एक ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो कि वेबसाइट के ऊपर बाद में जाए,
पहले ऐप के ऊपर जाए, क्योंकि वहाँ पे फिल्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग है, तो काउंटर फिटिंग होने और का वहाँ पे आपको chance नंबर ऑफ रिव्यूज दिख जाते हैं, बहुत कुछ सब पता कुछ चलता चीज़ें है। दिख हाँ। जाती है। तो वेबसाइट फिर भी थोड़ी कॉपी हो सकती है, बात का डोमेन चेंज करके कि .com का .in हो गया, प्रो हो गया, बट ऐप के केस में वो बहुत कम है। तो ये तो हो गया ऊपर के लेवल की जो चीज़ें हो सकती है। अब आ जाते हैं कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को अगर मुझे असेस करना है तो 3-4 तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि ओवरऑल एक्सपीरियंस और कितना अमाउंट प्लेटफॉर्म ने लैंड किया, उसके सामने कितना आया है, कितना एनपीए है, कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ प्लेटफॉर्म डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। दूसरी चीज़ आती है कि प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस को कैसे फॉलो कर रहा है। जैसे P2P लैंडिंग में रेगुलेटर इज़ वेरी क्लियर, द एक्सपोजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय लेंडर ओनली। तो आप एज अ लेंडर ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से लोन में पैसा देना है, प्लेटफॉर्म उसको डिसाइड नहीं कर सकता तो आपके यहाँ वो सब नहीं आता, मोस्ट फेवरेट लोन्स, मोस्ट दिस लोन्स? बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, मतलब यू ट्रीट एवरी लोन इक्वली, बस आप अपना स्कोरिंग कर देते हैं उसको। बिल्कुल। और हम तो ये लेवल तक जाते हैं कि हमारा जो लोन मैचिंग का बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होता है, वहाँ पे भी ये डिफाइन होता है कि अगर दो लेंडर ने एक साथ में ट्रांजेक्शन बटन क्लिक किया तो किसको ट्रीट किया जाएगा और कैसे ट्रीट किया जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है। सो इट्स न्यूआंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है। सो प्लेटफॉर्म किस तरीके से आपके पैसों को लोन के साथ मैच कर रहा है, आप चूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म चूज कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रूडेंशियल पॉलिसीज यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए और उसके ऊपर आपको मार्केट के रिव्यू से भी पता चल जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, क्या प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई मेजर लीगल या तो पब्लिक डोमेन में नेगेटिविटी है, लीगल केस कोई चल रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है, अगर प्लेटफॉर्म ने कोई बड़े लेंडर का कोई पैसा बड़े अमाउंट के साथ कुछ प्रॉब्लम कर दिया है तो आपको लीगल केसेस भी वहाँ पे दिख जाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। और ये सब सर्च करना बहुत सिंपल है आज की डेट में। और चौथी चीज़ है कि प्लेटफॉर्म का मैनेजमेंट कैसा है। प्लेटफॉर्म का मैनेजमेंट आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो हो सकता है प्लेटफॉर्म ने अपने सारे मैनेजमेंट फेसेस को लिस्ट किया, उनके प्रोफाइल डाल रखे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखी है, प्लेटफॉर्म अपने परफॉर्मेंसेस को कितना फ्रिक्वेंटली पब्लिक डोमेन में अनाउंस करता है, कितना फ्रिक्वेंट, कितना डिटेलिंग वहाँ पे करता है। अभी जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर फैक्ट शीट मंथली आती है, क्वार्टरली आती है, या साल में एक ही बार आ रही है। ठीक है। राइट, एज अ इन्वेस्टर आपको कौन सी चीज़ प्रीफरेबल होगी? मेरे को तो जितना जल्दी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। करेक्ट, तो मंथली आ जानी चाहिए, जल्दी से आनी चाहिए, ताकि मैं एज अ लेंडर डिसाइड कर पाऊँ कि आगे की मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आपको वेरीफाई करना चाहिए बिफोर यू चूज एनी ऑफ द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक सवाल हमेशा हर जगह आता है सर, अगर मेरा और सारे इन्वेस्टर्स का आता है, सर मैंने एक एक्स ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया, अगर वो ब्रोकर बंद हो गया तो Right. मैंने एक एक्स AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो AMC बंद हो गई तो Right. तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने एक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया और कल को वो प्लेटफॉर्म अचानक से बंद हो गया फॉर वट एवर रीजन। Right. दो मैंने प्लेटफॉर्म को पैसा नहीं दिया था, मैंने XYZ किसी और को पैसा दिया था। Right. तो इस केस में क्या होगा? Right. So again, I go back to the regulatory part, right? So when any regulation is coming up with the entity structure, they also envisage these probabilities. अब म्यूचुअल फंड में सेबी ने सोचा है और उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। P2P के केस में RBI ने सोचा हुआ है और उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना है। तो जो पेमेंट मैकेनिज्म है, जहाँ से पैसा आता है और जो लेंडर को वापस जाता है, दैट इज मैनेज्ड बाय बैंक प्रमोटेड ट्रस्टी थ्रू एस्क्रो अकाउंट्स। ठीक है। तो कल जाके मान लीजिए हम एज अ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट बोरोवर्स के रिपेमेंट आएगा और लेंडर को जाना चाहिए, दैट विल स्टिल कंटिन्यू। ठीक है। दूसरी चीज़, हमने हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाया हुआ है कि कलेक्शन एज अ फंक्शन कैन स्टिल रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो कल अगर कंपनी बंद हो जाती है, आइदर द कंपनी कैन कंटिन्यू मैनेजिंग ओनली द कलेक्शन पार्ट अंडर द ट्रस्टी, और ट्रस्टी कैन डिसाइड ओके आप मत कीजिए, मैं किसी और को दे देता थर्ड पार्टी हूं, एजेंसी को दे कोई थर्ड पार्टी कर सकती है, एंड स्टिल दे कैन रन इट एट प्रॉफिट। सो ब्यूटीफुली दैट कैन बी शट डाउन। Right, so this is the business continuity plan. Lot of time that sounds a theoretical thing, नहीं, बहुत जरूरी है। बट अगर बिजनेसेस उसके ऊपर राइट वे में सोचे या तो एक्शन ले, तो ये एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म बन सकती है इन सच सिचुएशंस। नहीं, दिस इज सच अ गुड आंसर, बिकॉज एक निवेशक को ना पैसा जब डालता है उसको प्लेटफॉर्म पे ही लगता है कि यार मेरा प्लेटफॉर्म कल को बंद हो गया तो क्या होगा। एंड इन योर केस यू हैव सेड बिकॉज वहां पे ट्रस्टीज हैं एंड कलेक्शन एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, तो कलेक्शन एजेंसी कैन बी स्विच्ड इमीडिएटली। एब्सोल्युटली। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे आता हूं, वो ये है कि द राइट इतना सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद आप क्या रेकमेंड करेंगे एक इन्वेस्टर को कि मिनिमम
कितने लोन्स में उसको पैसा डालना चाहिए. Right. अब अमाउंट कितना होगा वो तो उसके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है. पर लेट्स से ही स्टार्ट्स विद द वेजर कि चलो अब मैं अपने पोर्टफोलियो में P2P लेंडिंग एज अ प्रोडक्ट को डालना चाहता हूँ. राइट. तो शुरुआत कितने मिनिमम लोन से करे वो? तो मैं उसमें 2 डायमेंशन ऐड कर देता हूँ कि अगर 1 लाख रुपया तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आपको 50 लोन मिनिमम करने चाहिए. अगर 1 से ऊपर है तो आपको मिनिमम ट्राई करना चाहिए 80 to 100 लोन्स. ओह, So that you are well enough diversified, probability of 4% will apply almost in a right way. And आपके जो रिटर्न्स बनेंगे या तो आपके जो डिफॉल्ट होंगे वो राइट रिस्क कैलकुलेशन के साथ एग्जीक्यूट होंगे. और आपने जो कैलकुलेशन लगाया कि 100 लोन के अगेंस्ट में 24% आया, 24 में से इतना कॉस्ट एनपीए का, इतना कॉस्ट प्लेटफॉर्म का, और मेरा ये रिटर्न बनेगा, 99% वो सही होगा. तो 50 लोन्स इन केस अगर आप 1 लाख रुपए से कम डाल रहे हैं, Right. और 70 to 80 लोन्स 80 to 100 80 loans to sorry if 100 it is loans, more than 1 lakh. 1 लाख रुपीस. और आपने कहा कि शुरुआत अपने जो है एटलीस्ट 5-6%, 10% ऑफ द कैपिटल से कीजिए ताकि आप एक बेनिफिट इसका जो है एब्सोल्युटली. ले सो सकें. पोर्टफोलियो लेवल पे आपका अगर एक अपटेक आप देखना चाहते हैं, अगर आपने बहुत छोटा एक्सपोजर लिया ट्रायल के लिए, ठीक है, ट्रायल आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख से किया, एब्सोल्युटली फाइन. बट व्हेन यू बिकम अ सीरियस इन्वेस्टर इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, देन यू शुड टेक अ साइजेबल एक्सपोजर. अगर आपने 10% एक्सपोजर लिया है और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न रेट से सालाना 10% एवरेज आता है, अगर आपको यहाँ पे 15% मिला हुआ है तो उस हिसाब से आपका एक कुछ बेसिस पॉइंट ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगा. सो इफ दैट डजंट कम आउट, देन एज अ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिस्ट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द इंस्ट्रूमेंट विच यू आर सिलेक्टिंग. समझ गया. एंड दैट गोज विथ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट Any other ऑल्सो. instrument, ठीक है. भाविन भाई, एक नया प्रोडक्ट आज जो मार्केट में काफी चल रहा है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां पे बड़ी एंटिटीज होती हैं, वो रेटेड भी होती हैं. Right. तो हाउ डू यू सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वर्सेस P2P लेंडिंग, और कैन दे कोएग्जिस्ट इन अ पोर्टफोलियो? 100%. I think it is all about coexistence, and you choose different instrument with different type of risk and different type of exposure. So जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि 5-10% आपको एक्सपोजर P2P का भी लेना चाहिए, उसी तरीके से आप बॉन्ड का भी ले सकते हैं. परसेंटेज वेरीज. आई थिंक यू कैन डिस्कस विद सम बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट. आई एम नॉट दैट. आई हैव डन दिस इंस्ट्रूमेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर. तो लगभग 5-6 साल तक मैं सिक्योरिटाइज बॉन्ड पेपर्स बेचता था. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी मैंने थोड़े बहुत बेचे हैं. तो आई अंडरस्टैंड इंस्ट्रूमेंट, बट नाउ डेज आई एम नॉट एक्सपर्ट. समझ गया. राइट. लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती है और कोई साइड इफेक्ट्स होती है. मेरे इंस्ट्रूमेंट की मैंने आपको अच्छाइयाँ भी बताई, उसके रिस्क भी बताए, उसकी साइड इफेक्ट भी बताई. Only major difference between the bond paper, bond and the P2P lending platform is बॉन्ड मार्केट में आपका एक्सपोजर एक एंटिटी के ऊपर है. सो इट कुड बी बाइनरी समटाइम्स कि 1 और 0. इन केस ऑफ P2P lending इंस्ट्रूमेंट इट इज ऑन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, राइट. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मैं देखूंगा ऑन अ रेशियो ऑफ, लेट्स से कि मैंने 100 डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और 100 बोरोवर्स में इन्वेस्ट किया, तो शायद ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो आएगा इन टर्म्स ऑफ माई रिस्क. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू बॉन्ड टुडे, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई देयर एज वेल, बिकॉज शायद मिनिमम टिकट साइज अब वहाँ पे भी 10,000 हो चुकी है. सो इन्वेस्टर्स कैन डाइवर्सिफाई वेल देयर एज वेल. इन दैट केस यू विल सी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बिटवीन द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द बॉन्ड पेपर्स. तो आपका कहना है कि जब एक निवेशक डाइवर्सिफाई कर देगा, राइट, तो मोटा मोटा रिस्क सेम है, राइट, पर P2P लेंडिंग में हल्का सा रिटर्न्स आपको, हल्का मतलब काफी रिटर्न्स जो है बेटर मिलने के बिल्कुल संभावना बिकॉज है. वहाँ पे कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट का डेफिनेटली द डाइजेशन पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट हाँ, इतना heavy नहीं हो सकता. हाँ, कंपेयर टू एन इंडिविजुअल, राइट. तो हमने डिस्कस भी किया कि क्यों ऐसा है. जी, सो वो एक डिफरेंस एट अ इंस्ट्रूमेंट लेवल हमेशा ही रहेगा. कॉर्पोरेट एक वेल प्लान्ड एंटिटी होता है, तो उसको पता होता है मैं कितना बेयर कर सकता हूँ. इंडिविजुअल को इमीडिएट नीड होती है, उसको पता है मेरा 2-3 महीने में कैश फ्लो आ रहा है. और एक अमाउंट का फैक्टर भी आ जाता है कि 15% फॉर 10,000 लोन, 15% फॉर 10 लाख लोन, एंड 15% फॉर 100 crore loan. Massive difference. Massive. It's a very big difference. And for corporates, the EBITDA margin changes with every 10 bips, 5 bips in a very different way, right? So feasibility is very different in both the instruments. So मतलब they can coexist in a portfolio. Absolutely. ठीक, perfect. अच्छा, एक हिस्ट्री में थोड़ा सा ना P2P lending का पास्ट में थोड़ा सा ग्लिचेस बहुत रहे हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने इमीडिएट लिक्विडिटी के साथ हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किया था कि आप लिक्विडिटी भी ले जाओ, कल को पैसा चाहिए तो ले जाओ,
और 9.5%, 10%, 10.5%। अब उस मैड रश में काफी इन्वेस्टर्स ने अपना काफी पैसा, 50 लाख का लिमिट तब भी था, Right. तो डाल दिया। तो ये क्या एपिसोड हुआ था, एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम द एपिसोड, हाउ हैव यू हैंडल्ड दैट, एंड हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स? Right. So, in very initial phase of our platform, we also experimented such kind of product, but we also realized the fact that someday it's not very transparently mentioned in the regulations. And I am referring to 2017 first version of the regulation. जब आप पहली बार रेगुलेशन आया और हमने उसको फॉलो करना चालू किया, एंड द वे वी ऑपरेट एज अ कंपनी, वी ऑलवेज बिलीव दैट the way company evolution happens, regulation evolution also happens, right? So some new practices will follow. कुछ नई नई चीज़ें कंपनीज इनोवेट करेगी, नई नई प्रैक्टिसेस लाएगी, नए फीचर्स लाएगी, नए प्रोडक्ट्स बनाएगी। उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो रेगुलेटर को लगेगी अच्छा ये कस्टमर्स के लिए अच्छी है या तो कस्टमर के फ़ायदे की है, वो एक्सेप्ट की जाएगी और उसको रेगुलेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियरी है बट सिस्टमैटिक रिस्क बन सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कस्टमर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको रेगुलेशंस प्रोहिबिट करेगा या तो ऐसे बदलाव करेगा कि ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। तो बिटवीन 2017 टू 2023 मल्टीपल ऐसे फीचर्स बने, P2P लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक बनी, जिसमें से कुछ चीज़ें लिक्विडिटी वाली थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि कोई लैंडर को पैसा अगर 3 महीने के लिए देना है तो 3 महीने वाले बोरोवर की जगह पे वो 12 महीने के लिए दे सकता था। 3 महीने के बाद वो किसी और लेंडर को दे देता था और पैसे ले लेता था। पर ये तो क्लासिक फाइनेंस मिस्टेक है, मतलब आप छोटे It's a पैसे ALM से mismatch. हाँ ALM मिसमैच, बैंक्स में तो पूरा डिपार्टमेंट होता है इसके ऊपर। करेक्ट, इट्स अ ALM मिसमैच, बट द फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशन वाज नॉट वेरी वोकल अबाउट इट। अच्छा, राइट, तो जैसे मैंने बताया कि इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ द सेक्टर। तो पहले सेट ऑफ रेगुलेशन में रेगुलेटर हमेशा कम से कम चीज़ रखता है कि हम देखेंगे और उसके हिसाब से एड्रेस करेंगे, तो वो उतना क्लियरली वॉइस आउट नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हुई जब रेगुलेटर को ये समझ में आया कि दिस कैन क्रिएट अ वेरी बिग सिस्टमेटिक इशू। क्या सिस्टमेटिक इशू हो सकता है? एक जो हमने ALM की डिस्कस की, ALM इज अ क्लासिक एग्जांपल जिसकी वजह से लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाती है। जी जी, इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी बिग, बट कोई भी लैंडिंग कंपनी बंद तब आइलैंड होती है। एफएस हुआ, DHFL हुआ, सुभिक्षा करके कंपनी थी, हाँ उसके साथ ये हुआ। राइट, तो ये सुभिक्षा का नाम तो शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, हाँ, बट इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवर इन रिटेल सेगमेंट, और इतना बड़ा कंपनी बन एंड चुका द था। फाउंडर वाज IIM अहमदाबाद पास आउट, मतलब उसके बावजूद भी ऐसी गलतियां होती हैं। राइट, तो ALM is one of the crux of any lending platform or lending businesses, right? Even though P2P lenders do not take exposure on their books, but ALM फिर भी मैनेज होना चाहिए लेंडर और बोरोवर लेवल पे। तो पहला ये था। दूसरा था when you are talking about liquidity kind of product, कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप आइए, कोई दूसरा लेंडर आपके लोन ले लेगा और आपको पैसा दे देगा। Theoretically it looks good, right? But when it practically happens, it will work till the time you have more lenders coming to the platform. या तो नए नए lenders के पास अपना पैसा आता जाएगा, बट क्या होगा अगर नया लेंडर प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है? तो क्या होगा उस दिन कोई नया पैसा नहीं आया तो, राइट? एंड दैट कैन क्रिएट अ chaos in the industry. Retail lenders will suffer, and that's a systematic risk which a regulator carries. जैसे हम हमारी लोकल भाषा में कहते हैं टोपी घुमाना, तो जब तक टोपी घूम रही है तब तक ठीक है। राइट, करेक्ट। तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जब घूम रहा है तब सही है, बट बाद में कहीं ना कहीं जाके इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड दैट्स नॉट द रिस्क विच वाज एनविसाज्ड इन द रेगुलेशंस। तीसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारा आइडल मनी प्लेटफॉर्म के एस्क्रो अकाउंट्स में होता था, जिसके बारे में लेंडर को खुद नहीं पता कि ये मेरा पैसा है या किसी और का, ना उनको पता है कि ये पैसे के ऊपर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो दिस आर फ्यू थिंग्स विच वाज आइडेंटिफाइड, एंड देन रेगुलेटर स्टार्टेड गाइडिंग द रेगुलेटेड एंटिटीज, ऑल द P2P platforms, and after some times when there was enough time given to all the platforms, they came up with the change in the regulation so that this can legally adopted as a part of the regulations. तो ये जब अगर मैं देखूं तो ये वो फेज था जब P2P लेंडिंग एक तरीके से बैंक प्लस NBFC बन गया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ही पैसा उठा रहे थे, वही आपके लिए डिप्लॉय कर रहे थे, Right. और वही आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे थे। Correct. तो ये काम तो सिर्फ बैंक्स और NBFCs को ही अलाउड है, और NBFCs में भी अब तो टाइप 1 NBFCs का लाइसेंस मिलता ही नहीं है। Correct. तो दैट वाज द कंसर्न। Correct. That was the concern. जब ये रेगुलेशन देखिए, बैंक का लाइसेंस जब मिला ही नहीं है, तो Right. व्हाई वुड प्लेटफॉर्म्स डू दैट? इज इट Right. बिकॉज कोई रेगुलेशन में क्लैरिटी नहीं थी, या
क्यों ऐसा हुआ? सो जैसे मैंने बताया कि रेगुलेशन में ये कहीं प्रोहिबिटेड नहीं था. अच्छा. So when something is silent, and any innovative company will think about new way of doing the transaction. I would not say it was done with the malicious intention by any of the platform, जी, right? जी. पर उन्होंने साइलेंस को अप्रूवल मान लिया. Silence को approval माना, and regulator also takes time to understand whether it is right, wrong. They observe over the few quarters, few years. Till the time there is a sizable market scale जब तक building नहीं आ up. जाती, अगर कोई experiences build हो रहे तो उसको भी वो समझेंगे and उसके बाद एंड इवन जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं लाइक एनबीएफसीज एंड बैंक्स, वो भी तो जाके कह सकती हैं भाई देखो एक तरफ आप हम पे इतना रेगुलेशन करते हो बिल्कुल. और इनको आपने खुला छूट दे के रखी हुई है. बिल्कुल. So it's a multi, I would say it's a open economy, right? So आपके कलीग्स भी बात करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स भी बात करेंगे, आपके कस्टमर्स भी बात करेंगे, एंड रेगुलेटर विल लिसन टू ऑल ऑफ देम एंड देन टेक अ कॉल कि क्या सही है, क्या गलत है उसको करेक्ट करूंगा, सही है उसको और बढ़ावा दूंगा, राइट? तो ये सब चीज़ें निकल के आई एंड देन रेगुलेशन जब बदले गए 2024 में, उसके बाद अब चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. Now lender takes the all decision. All the money goes from the lender's bank account and comes back to the lender's bank account. So control in the hand of P2P lending platform went down significantly. Whether it was written or not written, वो हो रहा था. वो सारे साइलेंट जो फीचर थे या सालियांट फीचर हम बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, वो सारे वहाँ से हट गए. नाउ इट्स अ वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज मॉडल कि आप एज अ लेंडर आए, आपने अपने बोरोवर्स चूज किया, आपने उनको पैसा दे दिया, बोरोवर्स ने पे किया, आपका जो भी प्रोरेटा बेसिस पे पैसा बनता है अगले दिन T+1 में आपके बैंक अकाउंट में वापस चला जाए. सो इट्स नाउ लाइक एज इट इज कि जैसे ब्रोकर वाला बिजनेस हो गया कि जैसे आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, ज़ीरोधा, ग्रो, धन, तो आप चूज कर लो. करेक्ट. बट शेयर जो आप खरीदोगे वो एक्सचेंज से ही होगा, वहां पे ही सब सेटलमेंट होगा. तो यू आर जस्ट एन एनेबलर नाउ. करेक्ट. एंड द मोर बेटर यू एनेबल, द मोर पीपल विल कम टू योर प्लेटफॉर्म. तो वो आपकी हिस्ट्री को एब्सोल्युटली. एंड इफ समबडी वांट्स टू मैनेज द मनी देन यू गो इनटू डिफरेंट बिजनेस मॉडल. आप एनबीएफसी बन सकते हो, आप कुछ और बन सकते हो, आप ऐप बन सकते हो, आप बहुत कुछ बन सकते हो. तो देन वो जो रेगुलेटरी रूट है वो आपको चूज करना पड़ेगा. बट इफ यू वांट टू रन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म then you run like a model exchange or a marketplace model. तो आज हम ये कह सकते हैं हमारे निवेशक को जो हमें देख रहा है कि कोई भी अगर P2P कंपनी आपसे बोलेगी हमें पैसा दे दो हम मैनेज कर लेंगे, that's actually not right. Absolutely not. तो as per regulation not allowed. Absolutely not, and very clearly mentioned in the regulations that lender has to choose each and every borrower. ठीक. If it is not happening, it's not right practice. Your money, your decision. Absolutely. भाविन भाई, इतनी हमने बात करी और आपने जिस बेबाकी से जवाब दिया, मतलब शोज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज. तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन करी, हाउ डिड यू एंड अप इन दिस फील्ड? तो my education has happened in two parts. Up to engineering, I was in Gujarat. So my hometown is Ankleshwar. Then I did MBA from Kirloskars in Karnataka. अच्छा. And then since 2008, most of the time I have been in Mumbai. अच्छा. सो मैंने फर्स्ट मेरा जो बिजनेस स्टार्ट किया था दैट वाज टू हेल्प एनबीएफसीज रेजिंग कैपिटल. अच्छा. सो दैट्स वेयर आई गॉट एक्सपोजर ऑफ लैंडिंग बिजनेसेस इन इंडिया. और वहीं से मुझे इंडिया के अंदर लैंडिंग इकोसिस्टम कैसे काम करती है वो समझ में आया. अच्छाई ये भी थी कि वो वही पीरियड था 2008-9 का जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया, सिक्योराइजेशन हैड बिकम अ बैड वर्ड एंड आई वाज ऑपरेटिंग इन दैट डोमेन. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे भी समझ में आई, इंडियन लेवल पे भी समझ में आई और एक फैसिनेशन क्रिएट हुआ कि लैंडिंग बिजनेस के ऊपर काम करना चाहिए. इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल है. कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ आप देखोगे तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द GDP growth. GDP growth has to be supported by the lending growth. Access to capital होना चाहिए. Right. तो access to capital बढ़ाना भी पड़ेगा और within the reach उसका इंक्रीमेंट भी आना पड़ेगा. राइट. जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मुझे ये लग रहा था कि लैंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है. तो 2008 से 14 के बीच में जो मैंने एनबीएफसी सेक्टर में काम किया दैट बिकम इंस्ट्रूमेंटल वाइल आई वाज स्टार्टिंग लेंडिंग क्लब. और वहाँ पे फिर मैं और दीपेश साथ में आए और then rest is the history since 2015. एंड इट्स ऑलमोस्ट 11 साल अब आपको हो गए इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हुए. क्या वो एक्सपीरियंसेस रहे जिन्होंने आपके पूरे प्लेटफॉर्म को शेप किया? मतलब क्या वो यूनिक चीज़ें रही हैं अराउंड कंज्यूमर इनसाइट्स? मतलब जो आप बताना चाहेंगे कि एक इंडियन कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है, एक लेंडर कैसे सोचता है, एक बोरोवर कैसे सोचता है, क्या वो कुछ टॉप 2-3 इनसाइट्स थी? तो इंडिया के अंदर अगर मैं बोरोवर की बात करूँ तो बोरोवर के लिए जो हमारा सेगमेंट है, स्पीड ऑफ मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
which comes out, and second biggest problem is a need of money. तो कई बार स्पीड से ज़्यादा मनी की इंपॉर्टेंस होती है कि पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, मुझे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है. एवरीबडी थिंक्स दैट बैंक्स कैन गिव एटसेट्रा, बट बैंक हैज़ अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट. ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, बट उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टाइप के लोन के लिए बना ही नहीं है और उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ वी मैनेज द रिपेमेंट ऑफ अराउंड 10 लाख कस्टमर्स. वाओ. तो आप कोई साइजेबल बैंक ले लेंगे तो शायद उसके पूरे बैंक लेवल पे उतने ही कस्टमर होंगे. राइट, बट वी आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, आवर मॉडल इज वेरी डिफरेंट. राइट, तो अमाउंट मैटर नहीं करता, बट नंबर ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर दैट. तो कस्टमर के लिए स्पीड ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, बिकॉज ये ऐसे कस्टमर है जिनके पास 10,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट व्हेन इट इज नीड. तो कस्टमर ऐसे हो जाता है कि कभी अगर लोन अप्रूव नहीं हुआ तो दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स लॉट ऑफ टाइम व्हेन दे आर अनेबल टू पे द EMI, दे सेंड मेडिकल रिपोर्ट्स ऑल्सो. तो कि भाई मैं ऐसा फंस गया हूँ, एंड वी एज अ कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर कि अच्छा हाँ यार, मतलब फैमिली मेम्बर इतना सीरियस है, सीवियरली क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये रिपोर्ट भी उसने भेजे जो सही भी है, देन वी गिव देम टाइम ऑल्सो. राइट, सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं. एंड आपको सिस्टम को रन तो करना है, बट साथ में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ती है कि अच्छा इस चीज़ में कस्टमर को सपोर्ट भी करो. इट इज़ ओके टू बी डिलेड, बट कस्टमर सामने से मांग रहा है, कस्टमर को समझ रहे हो, वो पे कर देगा. तो ऐसे केस में बोरोवर को आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? डू यू टेल देम कि इसका एक EMI ड्रॉप होगा, अगले बार आ जाएगा या सब? हाँ, सो दे गेट टाइम लाइन, दे एनीवेज हैव टू पे द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो लेंडर का है. लेंडर के बिहाफ पे हम तो वो डिसीजन नहीं ले सकते. वी कैन ओनली से कि अच्छा आपको 1 महीने के लिए या तो 15 दिन के लिए फॉलोअप नहीं करेंगे, बट आपको पे तो करना ही है. एंड ये सारे बोरोवर अच्छे बोरोवर्स होते हैं. सी व्हेन दे आर जेन्युइन, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी नो कि जब सामने से रीच आउट कर रहा है तो जेन्युइन कस्टमर है. आपने बहुत सारे बोरोज ऐसे भी देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे जो आते हैं चोरी के माइंडसेट से. राइट, ओवर 11 साल में तो आपने ऑब्वियसली बहुत सारे सिस्टम्स बिल्ड किए, बट कोई ऐसा एक सिस्टम बिल्ड किया जहां इसके आइडेंटिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यार ये आदमी चोरी के माइंडसेट से ही आया है. लगभग लेस देन 1% जो मेरा करंट NPA है उसमें भी इस तरीके का माइंडसेट होता है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. बट करीबन 5-6% कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको हम रिजेक्ट भी करते हैं. अब उसकी चीज़ें मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दैट कैन बी मिसयूज्ड जी. बट ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, बिहेवियरल पैटर्न होती है, कई डेटा पॉइंट्स का हम कोरिलेशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये तो क्लियर कट फ्रॉडुलेंट माइंडसेट है जिसको हम रिजेक्ट भी करते हैं. वेरी नाइस. और जब ये लेंडर साइड पे चला जाता है तो लेंडर साइड पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट थॉट प्रोसेस चलता है कि अच्छा मैं जिसको दे रहा हूँ क्या वो सेफ है, वर्दी है, मैं तो प्लेटफॉर्म को नहीं जानता हूँ, मैं किसी को चेन्नई में पैसा दूंगा तो सही होगा कि नहीं होगा. तो ये पहला सवाल आता है कि इट इज़ वर्थ एंड ऑल. तो कस्टमर उस तरीके से सोचता है, तो हमें कस्टमर को भी उसी की लैंग्वेज में जवाब देना पड़ता है कि भाई देख लीजिए 18,000 करोड़ इतने मिलियंस ऑफ कस्टमर को ये प्लेटफॉर्म से सर्व किया गया है. उसके बाद हमने इतनी नीयत से उनको सर्विस किया है, इतने सारे लेंडर का, लेट से 18,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ मेरा एक्टिव AUM है, बाकी का पैसा वापस भी चला गया है. राइट, तो वी आर रनिंग दिस बिजनेस विथ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड हेंस यू शुड ट्रस्ट अस. सेकेंड चीज़ आ जाती है कि कस्टमर कई बार अलग सोचता है. जैसे इंडिया में स्टिल इफ समबडी लुक्स एट कि अच्छा 36% इंटरेस्ट रेट है, एक काम करता हूँ मैं पूरा 1 लाख रुपया इसमें लगा देता हूँ. सी यू फील यू आर इन द बेस्ट पोजिशन टू जज द सिचुएशन, बट एक्चुअली नॉट. सी एक्सपीरियंस डेफिनेटली कुछ चीज़ होती है जी. इवन बेस्ट ऑफ द क्रेडिट मैनेजर्स कैन नॉट टेक द बेस्ट कॉल ओनली बेसिस ऑन द एक्सपीरियंस. अब देखिए ना, टॉप ऑफ द बैंक्स के भी 1-2%, 3% NPA होता ही है. होगा ही होगा. सी इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा अल्गोरिदम बन नहीं सकता है जहाँ पे 0 डिफॉल्ट होगा. कोई भी ऐसी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकती है जिसके 0 NPA है. राइट, तो वो तो रहेगा ही. तो क्रेडिट मॉडलिंग या तो क्रेडिट डिसीजनिंग बेसिस ऑन एक्सपीरियंस इज नॉट परफेक्ट. इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाई डेटा पॉइंट, और डेटा पॉइंट इज समथिंग विच वी हैव. तो अगर आप एज ए लेंडर एक्साइटेड हो गए 36% का इंटरेस्ट रेट देख के, क्योंकि आप ये कैलकुलेशन करोगे कि यार मैंने इस पे 10 लाख लगा दिया तो 3.5 लाख की तो इनकम जनरेट हो जाएगी, 30,000 रुपये महीना आएगा. बट दैट इज नॉट हाउ इट सिस्टमेटिकली वर्क्स. राइट, तो इसीलिए फिर हमें
एज अ प्लेटफॉर्म समझना पड़ता है कि लोग ये गलत डिसीजन ले सकते हैं, अब इनको डिसिप्लिन में कैसे लेके आए। तो हम प्लेटफॉर्म पे अमाउंट इम्पोज करते हैं, मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन आप इतना करो। जैसे हमने बहुत लेटेस्ट अभी फीचर रिलीज किया है, वी नोटिस कि देर आर सो मेनी लैंडर्स कमिंग एंड 250-500 रुपये से एक्सपोजर लेते हैं। सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बड़ी सक्सेस लगती है, फेल हो गया तो उनको लगता है कि प्लेटफॉर्म ही खराब है। एंड वी वर गेटिंग सच काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, सो नाउ वी केम अप विथ ऑप्शन कि आप मिनिमम 4 लोन में लैंड कीजिए तो ही वो सिस्टम आपको अलाउ करेंगे। अच्छा, ओ तो आप 1000 रुपया करिए, पर 250 लेकिन 250 4 में कीजिए, सो दैट यू डोंट बिल्ड ओपिनियन कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही खराब सिस्टम है। सो दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन वी कीप ब्रिंगिंग इन। कभी ट्रायल होता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है। सही हो गया तो इम्प्लीमेंट होगा, सबके ऊपर नहीं होगा तो। बट आई थिंक दैट्स हाउ इन्वेस्टर माइंडसेट इज। जब वो ट्रेडिंग में थोड़ा एक स्ट्रेटजी में ज्यादा कमा लेता है तो सारा पैसा उसी स्ट्रेटजी में डाल देता है। कोई म्यूचुअल फंड में उसको टॉप परफॉर्मर दिखता है, उसमें सारा पैसा डाल देता है। आई थिंक पीपल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, ये तो उनको करना ही पड़ेगा। करेक्ट, और हमें बार बार बताते जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टर एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। आपको लगता है कि अभी तक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, और व्हाई इज आरबीआई नॉट प्रमोटिंग इट लाइक सेबी इज प्रमोटिंग सो मच ऑफ एमएफ एजुकेशन? म्यूचुअल फंड सही है और उसकी वजह से पेनिट्रेशन बहुत हुआ है, बट इससे मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे इंडिया में क्रेडिट इंप्रूव हो सकता है, बिकॉज नीडी को पैसा मिल सकता है, वो जो मिस्ड मिडिल है उसको मिल सकता है। तो व्हाई डू यू थिंक आरबीआई इज नॉट पुशिंग इट एज अ प्रोडक्ट? व्हाई इज नॉट, देयर इज नो एजुकेशन अराउंड इट? राइट, तो आई थिंक उसमें थोड़ा नेचर का भी डिफरेंस होता है कि सेबी एज अ रेगुलेटर इज वेरी डिफरेंट देन आरबीआई एज अ रेगुलेटर, एंड आरबीआई हैज बीन ट्रेडिशनली वर्किंग क्लोजली विथ बैंक्स, जहाँ पे आपको इस तरीके के कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली थिंग वेयर आरबीआई पुशेस बैंक्स ऑल्सो इज ऑन द पीएसएल एक्सपोजर, प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट एक्सपोजर, सो दैट जो नीडी सेगमेंट है वहाँ पे वो पैसे लोन के टर्म्स में जा सके, राइट। बट अदरवाइज यू विल नॉट सी एनी एक्टिव रोल फ्रॉम द रेगुलेटर, एटलीस्ट ऑन द lending businesses side. We also part of the same type of businesses, right? And RBI may not openly talk anything about it. Second, मुझे लगता है कि between 2017 to 2024 change, RBI somewhere felt कि I need to judge instrument little faster. I should be patient enough to understand whether everything is good or bad, and then probably they may speak more about it. समझ गया, राइट। तो अभी जैसे आप देखोगे, मतलब हमारा एज अ प्लेटफॉर्म या तो कंपनी हम किस तरीके से देखते हैं कि 2022 से लेके 2024 के बीच में देयर वर मैनी कमेंट्स केम फ्रॉम द रेगुलेटर्स ऑफिसर्स, वेदर इट इज डेप्यूटी गवर्नर और ईडी, देयर वर 3-4 different comments came in different speeches where they were unhappy with the sector or with the P2P lending platforms. But last 1.5 year, you will not see even single comment. तो अभी आप नेगेटिव से जीरो पे आए हो? अभी जीरो पे आया है। अब यहाँ से हम पॉजिटिव मूव करेंगे। Once we are in a positive domain, any regulator will start thinking कि मैं इसको और बेटर नर्चर कैसे करूँ, बिकॉज सी रेगुलेटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। हाँ, कि मैंने ये सेगमेंट क्रिएट किया है तो एक विजन के साथ किया है, अगर वो विजन अचीव होता हुआ दिखेगा तो दे विल ऑल्सो बिकम मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग मोर स्टेप्स। सो आई थिंक अभी का स्टेप P2P लैंडिंग कंपनीज को लेना है, या तो उन्होंने लिया हुआ है, आगे का स्टेप फ्यूचर में शायद रेगुलेटर लेंगे। आपने कहा कि जैसे मिनिमम 80 में इन्वेस्टमेंट्स करिए, इससे अपॉर्चुनिटीज में आपके प्लेटफॉर्म पे इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है एट अ गिवन टाइम? एटलीस्ट फ्यू थाउजेंड लोन्स आर ऑलवेज अवेलेबल। ओके, तो मतलब दैट काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी इज देयर। एक और रिस्क होता है, लोग कहते हैं कि हम P2P इन्वेस्टमेंट करेंगे या P2P पैसा डालेंगे तो हमारा जो है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो डू यू हैव यू फेस्ड एनी सिचुएशन वेयर लेंडर का अकाउंट ब्लॉक हो गया हो पैसा देने की वजह से? या So there are very few rare examples of this, and there are two different things as well. एक P2P पेमेंट होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट इज़ नॉट P2P लैंडिंग। ओके, तो P2P पेमेंट के मैकेनिज्म में आप एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप करोगे तो आपका UPI एक्सेस बंद हो जाता है। ओके, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, नाइदर वी आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, राइट। इट्स अ NPCI मैनेज प्रोसेस, बैंक टू बैंक वेरी करता है बेसिस ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे केस में कस्टमर को रोज के पेमेंट्स जाते हैं, राइट, और फ्रीक्वेंटली पेमेंट जाते हैं, तो महीने में लगभग 15-20 पेमेंट्स जाते हैं। उसकी वजह से रेयरली, लेट्स से लेस देन 1% कस्टमर को प्रॉब्लम फेस होती है कि कभी कभी उनका अकाउंट टाइप
अगर स्पेसिफिक है, उसमें अगर अचानक से फ्लो आ गया तो बैंक स्टॉप्स द अकाउंट ऑपरेशंस एंड आस्क देम कि आपके अकाउंट में एकदम से कैसे फ्लो आ रहा है, आपने कुछ बदलाव किया है या तो गलती से आ रहा है। वंस दे वेरीफाई इट, दे ओपन इट अप। तो ऐसा कोई परमानेंट इशू फेस नहीं होता है, क्यों कुछ कुछ केस रिपोर्ट हुए, बट P2P ट्रांजेक्शन इशू एंड P2P लेंडिंग इशू बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट इन द नेचर। सो भाविन भाई, आई थिंक आपने आज जो है मेरे बहुत सारे प्रश्नों का, और मैं एक्चुअली काफ़ी एज एन इंट्रीग्ड यूजर कर रहा था, क्योंकि मेरे को खुद को देखना था कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ट्रस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म को कि भाई जो भी बात होगी वो लेजिटिमेट बात होगी। एंड आई थिंक यू हैव गिवन ग्रेट आंसर्स। और आपने भी कोई एक पॉडकास्टर और द एडवाइजर की तरह नहीं पूछा है, आपने सारे सवाल ऐसे पूछे कि एक लेंडर कैसे सोचता है। हाँ, मैं एज ए यूजर सोचता हूँ, अगर मेरे 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लग रहे हैं, राइट, तो मेरे को जो रिस्क दिखते हैं, क्योंकि भाई हम सब ने जो है एक चीज तो मानते हैं, अपने दोस्तों को पैसा देके खोया तो है, राइट, फिर किसी ने वापस नहीं किया, तो ये ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास ये ऑफिशियली डिजिटली भी सेम चीज हमारे साथ हो जाए। तो आई थिंक दैट वाज माय इंटेंट कि इस पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी को अच्छे से डिकोड किया जाए, इसके रिस्क को समझा जाए, रिटर्न्स अपॉर्चुनिटीज को समझा जाए, राइट अप्रोच समझी जाए इसके लिए। राइट, और आई थिंक आपने सबके बहुत अच्छे जवाब दिए, तो थैंक यू सो मच भाविन भाई। एंड आई एम श्योर कि ऐसे हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां हम आपसे बात करेंगे और इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच संजय भाई, थैंक। तो गाइस, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो यानी इस एपिसोड को आपने कंप्लीटली देखा है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस पूरे प्रोसेस के अराउंड, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि भाविन भाई को फिर से बुलाएं और उनके साथ एक और एपिसोड करें। आपको क्या समझ आया, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या आपको लगता है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पैसिव इनकम के इस नए सोर्स के बारे में पता चले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।